दमदार ग्लोबल संकेतों और शानदार क्रेडिट पॉलिसी के बाद भारतीय बाजार में रिकॉर्ड हाई पर के नजदीक पहुंचने के बाद आई है मुनाफा वसूली हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में। और अब बचा है आखिरी 1.5 घंटा। रिकवरी होगी या फिर रहेंगे दबाव में, क्या करें अगले हफ्ते की तैयारी, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और दमदार एक्शन के बीच बस आखिरी 1.5 घंटा इस हफ्ते की ट्रेडिंग का। सर, भरपूर न्यूज आती हुई दिख रही हैं और कई सारे न्यूज आइटम्स पर सर की भी राय लेनी है, पर उससे पहले इस समय की बड़ी बातें बता दें। बिल्कुल दीप, और एक्शन पैक रहा है अब तक का दिन और शुरुआत मजबूती के साथ हुई। जितना सोचा था या जितना एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा था उससे कहीं ज़्यादा मजबूती के साथ भारतीय बाजार खुलते हुए नजर आए और खुलने के बाद रुककर पीछे मुड़कर नाम नहीं लिया और उसके बाद लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब पहुंचे हैं बाजार। लेकिन वहाँ से पॉलिसी आई और पॉलिसी के बाद बाजार ने और मजबूती दिखाई और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। तो आरबीआई की तरफ से ब्याज दरें स्थिर है, लिक्विडिटी बनाए रखने का भरोसा दिया है, इन्फ्लेशन काबू में आ जाएगा और ग्रोथ की चिंता करने की जरूरत नहीं। वो सब कुछ कहा गवर्नर साहब ने जो आप, हम और बाजार सुनना चाहता था। और उसके बाद बाजार बढ़े भी, लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है कि अब ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे के आसपास आप पहुंचे, एक और पॉजिटिव ट्रिगर आपके हाथ से निकल जाए तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आना लाजमी है। 17,900 के थोड़ा सा नीचे निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी दिन की निचले स्तरों के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 37,700 के आसपास हल्की फुल्की कमजोरी है। कमजोरी आई है आईटी शेयरों से, ऑटो शेयरों से, मेटल, इंफ्रा, ये तो चारों खरीदारी वाले हैं। लेकिन जो दबाव बना है वो थोड़ा बहुत बना है फार्मा शेयरों से, सरकारी बैंक और एफएमसीजी, यानी कि जो डिफेंसिव शेयर आप मानते हैं आईटी को छोड़कर, आईटी तो है, आईटी टीसीएस के नतीजों की वजह से मजबूत है, बाकी फार्मा और एफएमसीजी थोड़े प्रेशर में आपको नजर आएंगे। रियल्टी शेयरों में थोड़ी मुनाफा वसूली आई है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने आज फिर से नया रिकॉर्ड बनाया। तो निफ्टी भले रिकॉर्ड के आसपास पहुंचाओ, लेकिन एक रिकॉर्ड मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने जड़ दिया है, वो साफ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स ऊपरी स्तरों से थोड़े से हल्के हुए हैं, सपाट हैं, कभी अभी लाल निशान में नहीं गए, लेकिन जो तेजी थी थोड़ी सी कम होती हुई दिखेगी। बिल्कुल, और जो डेटा आने वाला है आज शाम को है, करेक्ट, उससे पहले थोड़ा कॉशियस सेंटीमेंट, बट हमारे बाजार ठीक ठाक है सर। जो इवेंट के बाद यूजुअली हम मुनाफा वसूली देखते हैं वैसे ही आते हुए दिखा। निफ्टी जो स्ट्रेंथ होल्ड कर रहा है स्पेशली आईटी के दम पर, बाकी जो कुछ रोटेशन हो रहा है सिक्लिकल्स के दम पर, कैसे देखें? अगर किसी को ये लग रहा हो कि अरे इतनी इस इवेंट के बाद इतनी मुनाफा वसूली आ रही निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, तो मैं इवेंट के बाद कैसी मुनाफा वसूली होती है उसका एक उदाहरण दूं आपको। जी सर, बहुत बढ़िया वाला, उससे आपको समझ में आ जाएगा। उसको आपको अचानक से बहुत अच्छा फील होने लगेगा, हम तो कुछ गिरे ही नहीं। बताएं सर। एक स्टॉक लाइए स्क्रीन पर, उसका नाम है पिरामल एंटरप्राइजेस। ऑफ कोर्स जरा पीएल पिरामल एंटरप्राइजेस का स्टॉक लाइए। कल खबर आई थी, करेक्ट, बहुत बढ़िया खबर जिसका इंतजार था। स्टॉक देखिए कल भी गिरा है, आज कल मेरे ख्याल से 3,050 के आसपास स्टॉक पहुंचा था और फिर 300 रुपए या नीचे की 10% नीचे कल और आज में टॉप से। ये है जो कुछ आया है, जो कुछ हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है, सब अच्छी खबरें थी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग यही एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में हुआ है। दीप, आप 38,000 के नजदीक पहुंचे, वही 38,100, कहानी वही है। सुबह हम यही बात कर रहे थे कि जो एग्रेसिव ट्रेडर है उन्हें यही बेच देना चाहिए। तो यही वाली बात है कि आपको सोचना होता है। और देखिए नीचे के 37,675 50 तक के टारगेट आ गए हैं। 37,500 के नीचे की मंदी भी नहीं, कोई डरिए घबराइए मत, नीचे मौका दे रहा है, फिर से खरीदना है। बिल्कुल, हाँ, अब ये लेवल्स अभी मैं उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको टाइम और देना पड़ेगा। हाँ, ये कह सकता हूँ नीचे में खरीदना है, क्या लेवल्स पे खरीदना है वो थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन आज एक लेवल जरूर आपको सुबह दिया था जब मैं कह रहा था दीप कि मैं 17,900 पे कंफर्टेबल कम हूँ, 17,850 मिले तो ज़्यादा बढ़िया, वहाँ उसके आसपास खरीदारी करनी चाहिए। आज का लो आप देख लीजिए 17,840 है। बैंक निफ्टी में भी हम बात कर रहे थे जब 37,900 पर खुल रहा था कि 37,700 के आसपास हम ज़्यादा कंफर्टेबल है। आज का लो देखिए 37,674 है। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली बाजार लो लेवल्स को रेस्पेक्ट कर रहा है। अब बात क्या है, वो लेवल 9.20 पे, 9.15 पे, 9.30 पे आ जाए या दोपहर के बाद आते, ये हमारे हाथ में नहीं है। किस वक्त आएगा ये पता नहीं, लेकिन वो लेवल है, वो आपके सामने है। तो आप बेचने की रेंज से नीचे खरीदने की रेंज में आ रहे हैं। तो जो प्रॉफिट बुकिंग की रेंज थी 38,100, आज का हाई देख लीजिए 38,105। बिल्कुल, 17,950 18,000 की रेंज परफेक्ट सेल जोन है। 17,941 का है ये, आज का टारगेट ही 17,940 का ही दिया था, स्पेसिफिकली 50 का नहीं दिया, जानबूझ के 10 पॉइंट कम किया है और 41 पे। सो इसलिए बाजार, कहने का मतलब ये नहीं कि हमने अब बहुत सही लेवल दे दिए, वो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बाजार लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, परफेक्ट लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, परफेक्ट लेवल पर रुक रहा है, बस सिंपल। इसलिए
बचे हुए समय में मौके बहुत हैं, चिंता मत कीजिए। बिल्कुल मौके बहुत हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर है, ढेरों खबरें भी आ रही हैं। आइए थोड़ा एक्शन पर डालते हैं नजर। खबरों वाले स्टॉक्स बताएंगे वरुण, और साथ ही आने वाले दिनों के लिए कुछ अहम इवेंट्स बताने के लिए तैयार हैं मानसी बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज से नतीजों के सीजन की शुरुआत होने जा रही है। दोपहर को टीसीएस के नतीजे और अंतरिम डिविडेंड का ऐलान होगा, तो रिजल्ट सीजन आज से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आज विनिवेश सचिव और एविएशन सचिव की शाम 4 बजे बैठक होने वाली है। पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर इंडिया के विनिवेश पर औपचारिक ऐलान होने की संभावना है। साथ ही यूएस सितंबर महीने का रोजगार डेटा आ जाता हुआ दिखेगा। कल शनिवार के दिन टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग पर फोकस रखे कैपिटल इशू कमेटी की बैठक होगी। बैठक में राइट्स इशू से संबंधित चीजों पर सोच विचार किया जाएगा। सोमवार के दिन 11 अक्टूबर को नतीजों के लिहाज से डेल्टा कॉर्प वायदा बाजार में कंपनी के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आते हुए दिखेंगे। वहीं एनएसई डॉलर रुपए का वीकली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्च करेगी। डीसीएम श्रीराम स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट है, स्प्लिट रेशियो 1:5 का है। वहीं केशोराम इंडस्ट्रीज का राइट्स इशू बंद हो जाएगा, इशू प्राइस जिसका 50 रुपए प्रति शेयर का है। आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 48 करोड़ का राइट्स इशू बंद होगा सोमवार को 11 अक्टूबर के दिन, और इशू प्राइस जो है 30 रुपए प्रति शेयर का है। एंटाइटलमेंट रेशियो जो है 3:5 का है। वहीं आरके फोर्जिंग्स की डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने जा रही है, और वैक्सीनेटेड भारतीयों के लिए यूके में जो नए नियम हैं वो लागू होते हुए 11 अक्टूबर से देखने को मिलेंगे। क्वारंटाइन नहीं होना होगा अगर फुल्ली वैक्सीनेटेड भारतीय हैं तो। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स और इवेंट्स जहां पर आपको रखनी है नजर। वरुण बताएं आज के खबरों वाले शेयर कौन से हैं। ओके दीप, तो सबसे पहले हमने आपको पेपर इंडस्ट्री के लिए खबर दी, जेके पेपर के लिए, कि सरकार जो है वो प्लास्टिक की जो पैकेजिंग है उस इंडस्ट्री पे काफ़ी सख्त हो रही है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। प्लास्टिक कचरे का तय समय में जो निस्तारण है उसको करना होगा। इसके अलावा रिसाइकल प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है उसको पैकेजिंग में अनिवार्य जो हो सकता है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री के निकल के आई है। क्या हुआ तो ये अनिल जी थोड़ा टंग ट्विस्टर था। ये मंत्रालय का नाम पहली बार सुना? किसका मंत्रालय का नाम? नहीं, मंत्रालय का नाम तो सुना है। बताओ, कौन सा देख के मंत्रालय? नहीं, ऐसे सामने मेरे सामने देख के बताओ। कौन सा जो आपने नाम लिया अभी, कौन सा नहीं, वो मंत्रालय? निस्तारण, समय से निस्तारण करना होगा, वो मैंने बोला। जिस मंत्रालय ने मंजूरी दी उसका। पर्यावरण, आगे वन, आगे वो एवं जलवायु। अच्छा, ऐसे वाटर ट्रीटमेंट, हाँ। वो वाला जल निस्तारण। ओके, आई एम ग्लैड हेडलाइन में नहीं बोलना पड़ा। चलिए ठीक है, बाकी की खबरें बताइए। तो बाकी इसमें फिर मोबीक्विक के आईपीओ के लिए यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है। सेबी की तरफ से मंजूरी मिली है। करीब 1900 करोड़ के आसपास के आईपीओ को मंजूरी मिली है। 1500 करोड़ के आसपास का नया निवेश होगा और 400 करोड़ के आसपास का ओएफएस होगा। इसके अलावा पावर स्टॉक जो है वो भी फोकस में है, क्योंकि ग्राहकों को सस्ते दरों पर बिजली पहुंचाने के लिए यहाँ सरकार ने कुछ 1 अप्रैल 2022 से MBED का जो फेज 1 है उसको लागू कर दिया है। इसके चलते जो बिजली के दाम है उसमें 5% के आसपास की कमी आएगी। इंटरग्लोब एविएशन, दिल्ली हाईकोर्ट से राकेश गंगवाल की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट का कोई भी आदेश जारी करने से इनकार। इसके अलावा जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है उसके तहत गंगवाल को करीब $25,000 डॉलर के आसपास का जो रकम है वो जमा करने के लिए यहाँ मंजूरी मिली है। मदरसन सुमी यहाँ पे इस कंपनी की एक सब्सिडरी है, उन्होंने दूसरी एक कंपनी है उसमें करीब 60% के आसपास का हिस्सेदारी खरीदी है। इनकी जो संवर्धन मदरसन ऑटोमेटिक सिस्टम थी उन्होंने ये हिस्सेदारी खरीदी है। इसके अलावा कुछ देर पहले खबर भी आई थी और एक इस कंपनी को लेके मेरे ख्याल से दीप कौन सी तो एक नई स्पेस में कंपनी उतर रही है, एरोस्पेस में मेरे ख्याल से कंपनी उतर रही है, तो उसके लिए भी एक अधिग्रहण जो है इस कंपनी ने किया है। टीवीएस मोटर्स, इस कंपनी ने टीवीएस अपाची RTR 164V सीरीज का जो ऐलान है वो कर दिया है। कैडिला हेल्थ, जाइडस को US FDA से एक दवा के लिए अप्रूवल मिला है, स्किन की दवा है बेसिकली ये। लिंकन फार्मा, ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटर TGA से GMP सर्टिफिकेट जो है इस कंपनी को मिला है, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। धनलक्ष्मी बैंक Q2 में डिपॉजिट जो है उसमें 4.12% बढ़ोतरी हुई है। कासा रेशियो जो है 33.54% पर रहा है। भारतीय एयरटेल मेरा पहला स्मार्टफोन प्रोग्राम जो है इस कंपनी ने लॉन्च किया है। 12,000 तक के फ़ोन पर 6,000 तक का कैशबैक है और काफ़ी सारे और बेनिफिट्स है जो इस स्कीम के तहत आपको मिलेंगे। स्पाइसजेट इंटरग्लोब एविएशन 31 अक्टूबर से दिल्ली एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 1 है वो दोबारा खुलने वाला है।
गुजरात एल्केलीज टाटा केमिकल्स DCW के लिए खबर है कि चीन में कॉस्टिक सोडा के दाम जो है उसमें 10% के आसपास का उछाल हुआ है। DCW के लिए और 2 खबरें हैं। चीन में PVC के भाव जो है उसमें 3.5% का उछाल आया है और मुदित जैन जो है इस कंपनी के MD उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। बजाज ऑटो में भी इस कंपनी के जो CFO है उन्होंने इस्तीफा दिया है। सेंट्रम कैपिटल के लिए खबर आई है कि सेंट्रम भारत पे के जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके लिए अर्जी इस कंपनी ने दे दी है जो कि एडवांस स्टेज में है। सास्केन टेक इस कंपनी ने चाइना की एक सब्सिडरी है, चीन की एक सब्सिडरी, वहाँ पे प्लांट जो है उसको बंद कर दिया है। टाटा मोटर्स में 55 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं और ग्रासिम में 31 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें और ढेर सारा एक्शन आपके लिए जो बढ़ेगा आगे अगले 1.5 घंटे में। तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। शुरुआत मिडास टच वाले वागले साहब, और आप कह रहे होंगे कि मिडास टच क्यों, तो बताता हूं इस बिल्कुल के बाद। बात करते करते ही सुबह माइंड ट्री का टारगेट हुआ हासिल वागले साहब का, और उसके बाद सिमी जी के एरिया में घुसपैठ करके उन्होंने SRF, जबकि सिमी जी पैनल पे थी, उसके बावजूद वागले साहब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में निकले आगे और SRF के भी टारगेट हो चुके हैं हासिल। तो डबल टारगेट हिट का स्टाम्प वागले साहब के लिए। एक और सर, एक और MCX MCX भी, वाह। तो क्या बात है, वागले साहब लगा चुके हैं हैट्रिक और अब है चौके की तैयारी। बताएं वागले साहब, क्लोजिंग शो का पहला बिगुल आपके लिए कौन सी है पिक? अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अभी थोड़ा सा मुंह इसमें आ गई तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन स्टॉक का नाम बता देता हूँ। मुझे थोड़ा सा नीचे में लेना था। स्टॉक का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज और ये नए एंट्रेंट है FNO में। ये बहुत मोमेंटम वाला स्टॉक है। अभी 1520 है, मेरे रडार पर 5085 5070 ये लेवल पे आया है। तो बिल्कुल करेक्शन आता है तो ले ले या अभी ले ले और तभी ऐड करें। मुझे 5200 तक ये मूव वन वे दिखती है जो शायद आज के दिन में ही आनी चाहिए। ओके, और स्टॉप लॉस क्या रखना होगा जब 5070-80 पर करें एंट्री? तो 5015 का स्टॉप लॉस होगा और 5200 का टारगेट। 5015 का स्टॉप लॉस, 5070 के आसपास खरीदे। अभी ऑलरेडी भाग चुका है, वागले साहब के बात करते करते और भागा है 25-30 रुपए 35 रुपए। 5080-90 था मेरे ख्याल से जब वागले साहब बात जिक्र कर रहे थे। अब 5135-40 होता हुआ दिख रहा है। गजब का मोमेंटम है, बड़ा ही तेज। तैयार है हमारे साथ आशु सर भी, बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। स्वागत है आपका आशु सर। आपके स्टॉक भी कमाल करते दिख रहे हैं। LNT मेरे ख्याल से लास्ट जो रिकमेंड किया था, और अगर पिछले 2-3 दिन के मुझे याद ना हो तो प्लीज ये मत बोलना कि मैं वागले साहब के याद रखता हूं, क्योंकि 3-4 दिन में आपकी राजधानी में गया था दिल्ली में, और वहां जाने के बाद मुझे कुछ याद रहता नहीं है। तो इसलिए अगर कुछ याद नहीं रहा तो उसके जिम्मेदार आप, कुणाल जी, राकेश जी और दिल्ली हैं। बताएं सर एक बार आपकी पिक्स कौन कौन सी है? हाँ अनिल जी, उसमें याद रखने वाला एक टाटा मोटर था। उस स्टूडियो में बैठ के मैंने कहा था कि इसमें कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और आपने कहा था सिमी जी होती तो कंफर्म ले लेती, मतलब उनकी तो कंफर्म कॉल होती है। तो अनिल जी टाटा मोटर ने बड़ा कर दिया। अनिल जी इंपॉर्टेंट है, जो सुबह जब हम RBI पॉलिसी पे थे तब भी मैंने कहा था इंडेक्स में कॉशियस रहना है, और मुझे इंडेक्स में मेरा पॉजिटिव व्यू नहीं है, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में। और हमने अनिल जी अपने क्लाइंट्स को सुबह कॉल दी थी जब 250 पॉइंट ऊपर था कि बैंक निफ्टी एक बार नेगेटिव हो सकता है, और वो नेगेटिव हुआ। और मुझे लगता है अनिल जी बैंक में अभी भी कॉशियस रहना चाहिए, मतलब बैंक निफ्टी में। और उसके चलते अनिल जी एक बियर स्प्रेड मैं देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले अनिल जी बाय कॉल्स हैं जो वो देनी है। एक अनिल जी जो भी आपने बाय कॉल LNT की बोली, अनिल जी LNT इट इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम। ये 2-3 बार 1740 के भाव से मतलब ऊपर जाके वापस नीचे इंट्राडे ही आ जाता है और कोशिश कर रहा है। अनिल जी मतलब ये कैपिटल गुड्स किसी दिन धमाल करेंगे, और इट इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम कि जिस दिन ये 1740 के ऊपर बंद हो गया तो अनिल जी ये मतलब ये अगला भाव सीधा 1800 ही बना देगा। तो LNT में अनिल जी तीसरी या चौथी बार रिपीट कर रहा हूं कि बिल्कुल बने रहे और डरे नहीं, क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड है, ये इंट्राडे इंट्रा वीक वाला ट्रेड नहीं है, और ये शांति से रखने वाला ट्रेड है। तो ऊपर में मार्केट नीचे ऊपर आती है, बट LNT में कोई डरने की बात नहीं है। तो पहला ट्रेड तो अनिल जी बाय LNT में रिपीट कर रहा हूं, जो आपको याद भी था। दूसरा ट्रेड अनिल जी बाय का है, वो है HCL टेक। TCS के रिजल्ट है अनिल जी, TCL के रिजल्ट तो अच्छे ही आएंगे, देखना होगा कि कमेंट्री कैसे आती है। अगर उसमें कुछ डिप आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो HCL टेक लेना है अनिल जी। 1320 का भाव चल रहा है, 1295 का स्टॉप लॉस होगा इसका फ्यूचर का, और टारगेट है अनिल जी 1350-60, और ये मतलब 1400 भी हो सकता है। तो अनिल जी ये 2 स्टॉक्स हैं जिसको मैं LNT में तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा हूं। उसका रीजन ये है कि अनिल जी जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग
कन्विक्शन होती है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और अनिल जी दूसरा ये वो है, और एक बैंक निफ्टी में अनिल जी स्प्रेड है, आप कहेंगे तो मैं वो बैंक निफ्टी का स्प्रेड भी दे दूंगा, पर ये कॉल से इंपॉर्टेंट थी जो देनी पहले, तो वो मैंने कहा। ना रुको बैंक निफ्टी के पहले आप रुको एक मिनट, उससे पहले मैं भी एचसीएल टेक पे कुछ कहना चाहता हूँ। एचसीएल टेक मेरे भी रडार पे खरीदारी, मैं भी एग्जैक्टली जो आपने कहा आशु सर वही मैं भी यही सोच रहा था, और मैं शायद अपनी बात भी हुई थी कि एक बार टीसीएस के रिजल्ट आ जाए फिर देखेंगे। अगर टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो सबसे पहला स्टॉक जो आपको खरीदने में फोकस करना आईटी में वो एचसीएल टेक होगा। निफ्टी के स्टॉक्स में से अगर आप देख रहे हैं 5-6 में से, तो निफ्टी के स्टॉक्स में एचसीएल टेक बिल्कुल मैं 100% आपके साथ हूँ इस स्टॉक को लेकर। कुछ न कुछ बड़ा एक्शन इसमें भी होने की तैयारी में होता हुआ दिख रहा है। वैसे भी आईटी शेयर मजबूत तो दिख ही रहे, तो इस पर फोकस करें। अब बताएं सर आपका बैंक निफ्टी का पुट वो बियर स्प्रेड या अनिल जी देखिए, बैंक निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 37,800 के करीब। 37,800 की एक पुट लेनी है और 37,300 की अनिल जी 500 पॉइंट की 2 पुट बेचनी है। ये अनिल जी स्प्रेड बनेगा कोई 40 रुपए कॉस्ट में। तो अनिल जी पिछले दिनों में टचवुड भगवान की दुआ रही है कि जितने बियर स्प्रेड बनाए जो इंश्योरेंस के लिए बनाए, कि अगर मेरा स्टॉक प्लस है तो मुझे इंडेक्स में माइनस मतलब एक इंश्योरेंस चाहिए, चाहे निफ्टी में 300-400 पॉइंट की और 500-700 पॉइंट की बैंक निफ्टी में। तो अनिल जी बैंक निफ्टी में मुझे अभी भी, मैंने सुबह भी एक चीज बोली थी कि सारे बैंक अनिल जी परफॉर्म कर चुके हैं। अब उनसे बहुत ऊपर एक्सपेक्ट करना, मतलब क्या चीज लेके जाएगी। हर बार जो अनिल जी जाती है वो शॉर्ट कवरिंग लेके जाती है, लेकिन बैंक निफ्टी में शॉर्ट वो टेम्परेरी होते हैं, लेकिन कोई मतलब पोजिशनल शॉर्ट नहीं है। तो उसके चलते अनिल जी बैंक निफ्टी में ये 40 रुपए की पुट जरूर रखनी चाहिए। ये सेफ है 36,800 तक, 36,800 तक सेफ है। ऊपर में मैक्सिमम लॉस 40 रुपए का है अनिल जी। ये 40 रुपए 400 रुपए भी हो सकते हैं इस वीक में। अगर नहीं होगा तो अनिल जी रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। तो मुझे बैंक निफ्टी का ये एज ए इंश्योरेंस स्प्रेड रखना है, बियर स्प्रेड अगेंस्ट अवर लॉन्ग्स जो हमारी चल रही है। ओके, तो ये है वो सारे आपके लिए टारगेट्स। बैंक निफ्टी पर आते हुए करना क्या है, 37,800 का एक पुट ऑप्शन खरीदना है और 37,500 के 2 पुट ऑप्शन बेच देने हैं। एक खरीदिए 2 बेचिए। कितनी कॉस्ट लगेगी आशु सर इसमें? अनिल जी अराउंड 40 रुपए की कॉस्ट आएगी इस पे। 40 रुपए की कॉस्ट है और ये आपका बेयर स्प्रेड मंदी की पोजीशन बन जाएगी बैंक निफ्टी में। ये है आपके लिए राय आती हुई, तो ये पूरा एक्शन है। बिल्कुल सर, तो थोड़ा बैंक निफ्टी में कॉशियस आउटलुक आ रहा है। आशु सर की तरफ से एक बेयर पुट स्प्रेड वो बना रहे हैं, नजर रखते हैं इस काउंटर बैंक निफ्टी के एक्शन पर। बट बढ़िया एक्शन आ रहा है IEX और MCX, इन दोनों काउंटर्स में 8% ऊपर IEX, MCX ऊपर है 7%। मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये घोषणा करी है MBED, पावर रिफॉर्म्स की बात, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बात कर रही है सरकार, और इसका फेज 1 अगले साल अप्रैल से हो जाएगा लागू। देश भर में जो पावर की उपलब्धता है वो बढ़ेगी, पावर के दाम जो है तो वो थोड़े घटेंगे, और एक्सचेंजेस पर जो पावर ट्रेड होती है उसके वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखेंगे। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि आज ये घोषणा हुई है और इन दोनों स्टॉक्स पर आपको एक बड़ा उछाल आते हुए दिख रहा है, IEX और MCX। मेरी भी कंप्लेन है आपसे जी सर, आशु सर की तरह ही। बताएं सर। आप मेरे स्टॉक का जिक्र ही नहीं करते जब IEX और MCX का जिक्र करते। सुबह MCX पर तो आपसे वो तो अभी का ताजा पुराना प्यार। BSE देखिए लाइफ टाइम हाई पर आ गया, फिर नया हाई बनाया BSE 1334 रुपए। एक्सचेंजेस का दिन मतलब ये तो आपने कहा किसी भी बेचना नहीं है, किसी भी लेवल बेचना बिल्कुल भी नहीं है, बेचना ही नहीं। बड़ी मुश्किल से तो अच्छे स्टॉक में टाइमली एंट्री होती है लोगों की, अगर वो बेच देंगे तो पूरा पैसा कैसे बनेगा। जहां एंट्री सही हुई है वहां पूरा पैसा, एक बार जो है ना पूरा पैसा बनाने की आदत पड़ गई ना जी, फिर जिंदगी भर आप वो छोड़ेंगे नहीं। तब आपको कन्विक्शन आ जाता है कि स्टोरी पता है, कामकाज पता है। अब जैसे आप इससे ज्यादा किसी स्टॉक को क्या समझेंगे। कोई नया खिलाड़ी भी है मार्केट में उतर रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो इससे ज्यादा क्या समझेगा कि वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, डीमेट अकाउंट नए खुल रहे हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन हो रहा है, इनका CDSL दमदार काम कर रहा है, इनका स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे जबरदस्त है, कैश रिच कंपनी है, भयंकर कैश है, इतना सारा पैसा पड़ा है, कैश फ्री कैश फ्लो गजब के हैं, वैल्यूशंस अगर आप MCX IEX और आने वाले NSE से कंपेयर करें तो बहुत सस्ते हैं। मतलब जो कुछ आपको एक स्टॉक में चाहिए, और सबसे बड़ी बात समझना आसान है जी कि BSE जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है उसको BSE का धंधा समझ में आता है। सो नो ब्रेनर है, नहीं बेचना है बस। हाँ, कुछ स्टॉक्स को इसलिए मैं कहता हूँ दीप कि इनको प्राइस टारगेट से नहीं रखना चाहिए, इनको टाइम टारगेट से रखना चाहिए कि इतने सालों तक नहीं बेचूंगा, इतने महीनों तक नहीं बेचूंगा, तब जाके आपका पूरा पैसा बनता है। BSE उस लिस्ट में एकदम खरा, जितना प्यारा मुझे 400 में लगता है था उतना ही 1400 में भी लगता है।
ये इसकी इन लेवल्स पे खूबसूरती। भी अब बिल्कुल यही खूबसूरती है कि 400 में, हाँ ऐसा नहीं है कि 1400 वाला 1200 नहीं हो सकता, कभी भी हो सकता है, वो होगा भी, होता भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 100-200 रुपए इधर उधर देखकर डगमगा जाएं। रखिए पोर्टफोलियो में, अच्छे स्टॉक होने चाहिए हमेशा। बिल्कुल सर। तो BSE नजर रखिए, एक्सचेंज काउंटर्स पर रखिए नजर, खबरों के दम पर और मार्केट की चाल के दम पर यहाँ पर भरपूर एक्शन आ रहा है। आइए कुछ कॉल्स भी ले लेते हैं। बिगुल सबसे पहले चार्ट कॉर्नर का राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है यूबीएल नहीं है, यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस पे खरीदारी की राय है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक एक सरप्राइज अपमूव दे सकता है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, साथ में एक शॉर्ट टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, करेक्टेड स्टॉक है दीपांशु, और इसमें एक बेस बन गया है नीचे के लेवल्स पर। आज ट्रैक्शन वापस लौटता हुआ दिख रहा है। मौजूदा स्तरों पर यूपीएल पर खरीदारी करें। हमने देखा है कि बाकी इस स्पेस के जो बाकी स्टॉक्स हैं वो सारे लाइफ टाइम हाइज बना रहे हैं, तो यूपीएल पीछे नहीं रहेगा। बाय करके चले। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो 730 पर रख लें। पहला टारगेट होगा 755 रुपए का, 755 का। दूसरा टारगेट 780 रुपए का, 780 का। और साथ में दीपांशु मैं कहना चाहता हूं अनिल जी को कि भले ही अनिल जी दीपांशु भूल गए हूं BSE के लिए आपको, मैं और राकेश जी नहीं भूले अनिल जी। अरे वाह, मैं और राकेश जी आप ही की BSE की चर्चा कर रहे थे बस अभी कुछ ही मिनटों पहले। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, इसको कहते नहीं है, देखो बहुत ही बढ़िया। और लगातार BSE पर आपने भी साथ दिया। जी बंसल जी कुछ कह रहे हैं। जी बंसल जी। अनिल जी, हमने BSE के नहीं, देखिए अनिल जी, हम एक चीज पर और चर्चा कर रहे थे। अनिल जी, आज एक ऐड देखा अनिल जी, उसमें बिल्कुल हूबहू अनिल जी आप ही लगे मुझे। तो आप एक बैग लेके अनिल जी कहीं जा रहे थे, तो अनिल जी उस ऐड में आप ही थे कि कोई और था अनिल जी? हमारे चैनल पे देखा कहीं और, अगर हमारे पे देखा तो मैं ही हूँ। अनिल जी, लेकिन पता उसको देख के अनिल जी कुणाल जी को कैसी फीलिंग है? अनिल जी, मुझे नहीं, कुणाल जी को ऐसी फीलिंग आई, वो पिक्चर आई थी ना एक शोले। हाँ तो कुणाल जी को ऐसी फीलिंग आई कि शोले वाले अमजद खान को अनिल जी आप सेटल करने जा रहे हैं उस बैग को हाथ में लिए। अरे वाह, मतलब देखो अभी तक मैं इतना पॉपुलर तो नहीं हुआ कि दूसरे चैनल पे मेरा ऐड दिखे। तो इसलिए अगर यही देखा है तो वो मैं हूँ, और अगर किसी दूसरे चैनल पे देखा है तो वो मैं नहीं हूँ, भले ही मुझसे मिलता जुलता हो सकता है। बहुत साफ साफ बता दूँ। चलिए धन्यवाद, आपको जो भी फीलिंग आई मैं समझ रहा हूँ अच्छी आई होगी, और मैं उसे कॉम्प्लीमेंट ही मार रहा हूँ। भले आप मुझे गब्बर से कंपेयर करें, और बाकी गब्बर से कंपेयर किसको करना चाहिए? Any guesses? Not needed. Everyone knows. Okay. Thank you. आशु जी आप मत मुस्कुराइए, आपके लिए नहीं है ये। ओके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और फिर से 17,900 के पार निकलता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी भी 37,800 के करीब आता हुआ दिख रहा है इस वक्त। वागले साहब तैयार है अपनी एक बेहतरीन पिक के साथ, वागले साहब का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, शायद डिक्सन टेक्नोलॉजी ज़्यादा लोगों को आया नहीं होगा क्योंकि प्राइस जंप कर गई, लेकिन ये स्टॉक आएगा और इसका पैटर्न उससे बेटर है। स्टॉक है यूफ्लेक्स, हमारे चैनल पे पहले कवर हो चुका है, तो फंडामेंटल्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 612-615 का करंट भाव है, यहाँ से लेकर 605 तक बाय करें। 580 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और ये 700 तक जाने के लिए तैयार है। 2 से 3 हफ्ते का टाइम फ्रेम होगा ऑन एन आउटर साइड, और मैं गलत हो सकता हूँ शायद टाइम फ्रेम पे। प्राइस वाइज पैटर्न बहुत ज़्यादा क्लियर है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, बहुत ही अच्छी मूव आनी चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए यूफ्लेक्स नजर रखिए, 9% की तेजी काउंटर में आती हुई दिख रही है। 700 का टारगेट वागले साहब का। आइए चलते हैं सुमित जी के पास। बिगुल, सुमित का सुपरहिट। बताएं सर सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, दिग्गज स्टॉक मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का नाम है रिलायंस। 2660 का अभी भाव है। ब्रेकआउट है स्टॉक के अंदर। स्टॉक यहां से आज और अगले हफ्ते के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने वाला है। 2710, 2750 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए रिलायंस को अभी यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें।
2620 के आसपास का इसका सपोर्ट बन रहा है। तो 2620 के नीचे का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के रिलायंस के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करे। ऊपर के अंदर 2710 से लेके 2750 तक के टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली 2-3 दिनों के अंदर ही देखने को मिल सकते हैं। मार्केट में रैली कंटिन्यू रही तो ये 2800 का लेवल भी क्रॉस करेगा, खरीदारी करे रिलायंस के अंदर। बाजार के दिग्गज रिलायंस पर है खरीदारी की राय। निफ्टी में भी आप एक्शन बढ़ते हुए देख रहे हैं, नजर रखिए। रिलायंस 2750 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। आइए अब एक मिनट आप जहां भी जाएं उससे पहले 2750 का टारगेट होगा रिलायंस का, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली सुमित जी निफ्टी का टारगेट दीजिए। जी निफ्टी 18,000 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। मेरे को लग रहा है कि अगले हफ्ते के अंदर 18,200 से 18,300 के इमीडिएट छोटे टारगेट है, उससे भी बड़े टारगेट मेरे को लगता है निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। आज लास्ट 1 घंटे के अंदर भी अगर 18,000 निफ्टी टच कर जाए तो भी मेरे को अचंभा नहीं होगा। आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर, फुल कैलोरी और फुल शुगर वाला, अगर आज क्या चाहिए फिर 18,000 हो जाए तो गजब। बिल्कुल सर, चलिए बहुत ही बढ़िया। आइए तैयार है विश्वेश जी भी, विश्वेश जी के लिए बिल्कुल विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां पे ब्रेकआउट स्टॉक्स तो हम सब कैच कर ही रहे हैं, पुलबैक स्टॉक्स पे भी ध्यान देना चाहिए। स्टॉक है डीवीज लैब और अभी फ्यूचर का रेट चल रहा है 5070 के आसपास। मेरे हिसाब से थोड़े दिनों पहले ये 5300 गया था और 5300 के बाद अब 5000 तक का पुलबैक किया है, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर है इंस्टेड ऑफ कैचिंग द ब्रेकआउट। सो 5000 के स्टॉप लॉस से डीवीज लैब को खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पे 5150 मतलब 5150 और 5250 के 2 टारगेट के लिए डीवीज लैब 2 से 3 दिनों के लिए खरीदारी कराया है। ओके, एक मासूम सा सवाल आया है जो पूछना तो मुझे चाहिए विश्वेश जी से, लेकिन विश्वेश जी से नहीं पूछूंगा, कुणाल जी आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप अपने आप को कोई और माने न माने, आप जरूर इन सभी टेक्निकल एक्सपर्ट्स का अध्यक्ष प्रेसिडेंट आप अपने आप को मानते हैं, इसलिए आसान भाषा में समझिएगा। एक तो ये विश्वेश जी ने बोला कि हमें ब्रेकआउट स्टॉक्स पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, पुलबैक स्टॉक्स पर भी ध्यान देना चाहिए, यही बोला ना? तो इन दोनों में क्या फर्क है जरा मुझे समझाइए, मेरे को भी पता चले। कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ब्रेकआउट स्टॉक अनिल जी वो है जिसमें कोई बड़ी बाधा टूटकर अनिल जी वो सीधा एक दौड़ लगा रहा हो। हाँ। और अनिल जी पुलबैक वाला ये है जो दौड़ लगाने के बाद कुछ सुस्ताकर वापस से दौड़ लगाने के लिए तैयार हो। तो अनिल जी ये फर्क है जहां तक मुझे समझ आया। अनिल जी विश्वेश जी कॉपी चेक करिए, जो कुणाल जी ने आंसर दिया वो सही है। देखिए अनिल जी ये इनफैक्ट एग्जैक्ट है, लेकिन मैं इसका और सिंपलर एग्जांपल कर देता हूँ। जैसे IEX था, IEX का एक्चुअली ब्रेकआउट हुआ था 600 पे और उसके बाद में 3-4 बार हमने चैनल पे कवर किया होगा। 3 दिन तक स्टॉक नहीं चला और वो 620 से 580 तक आया। नाउ दैट इज द पॉइंट, ब्रेकआउट के बाद वो ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रहा है, फॉल में वॉल्यूम नहीं है, एंड दैट इज वेयर इट इज शोइंग अ साइन ऑफ अ बिगर मूव। थोड़े दिन पहले IRCTC देखिएगा 4000 लेवल पे जो रिट्रेस हुआ। तो बेसिकली पुलबैक का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो अप ट्रेंड में है वो फॉर अ टाइम बिंग कंसोलिडेट हो रहा है, एंड दैट इज वेयर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो दैट इज व्हाट द पुलबैक स्टॉक है। ओके, तो ये है आपके लिए पुलबैक स्टॉक। और फर्क समझ में आ गया? नहीं सर, ये कोई बात नहीं, सब हम समझ जाएंगे तो फिर विश्वेश जी और कुणाल जी की जरूरत महसूस नहीं होगी। तो बिल्कुल आपकी जरूरत लगातार बरकरार है, तैयार है, लेकिन आइए जरूरत है इस वक्त मानसी की, जो हमें बताएंगी कि ये जो सारे हॉजिरी स्टॉक्स हैं इनमें खतरनाक तेजी होती दिख रही। तेजी नहीं मतलब गजब वाली तेजी, कल भी और आज भी, क्यों? बिल्कुल शुक्रिया सर। देखिए होजरी सेगमेंट जो है अपैरल और फैशन सेगमेंट का हिस्सा है। अच्छा। और अपैरल और फैशन सेगमेंट जो है टेक्सटाइल सेक्टर का हिस्सा है। ठीक है। तो इवेंचुअल कनेक्शन इसी वजह से हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर में तेजी है, उसकी वजह उसके जो रिलेटेड सेक्टर्स है उसमें काफ़ी अच्छा कारोबार हो रहा है। अब होजरी सेक्टर पर फिलिप कैपिटल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें काफ़ी पॉजिटिविटी है। उनका कहना है कि सेक्टर की 3 कंपनियां जो हैं वो काफ़ी अच्छा कारोबार करी और आगे भी काफ़ी अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लक्स इंडस्ट्रीज, रूपाइन कंपनी और डॉलर इंडस्ट्रीज पर उन्होंने फोकस किया है। तीनों कंपनियों की मास और मिड प्रीमियम सेगमेंट में काफ़ी अच्छी पकड़ है। डोमेस्टिक अपैरल मार्केट की अगर बात करें, अब अगर इस सेगमेंट की ही बात करें, सालाना आधार पर फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट का मानना है कि 10% की ग्रोथ इस सेगमेंट में देखने को मिल सकती है।
अपैरल मार्केट में होजरी और इनरवेयर सेगमेंट जो है उसका 9% योगदान है, जिसकी बड़ी कंपनियां ये तीनों कंपनियां हैं, लक्स, रूपा और डॉलर इंडस्ट्रीज। होजरी और इनरवेयर सेगमेंट जो है एक तरह से अब तक अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट कहा जाता था, या अनऑर्गेनाइज्ड प्ले, या किसी भी तरह की कंपनियां, डोमेस्टिक लोकल कंपनियां इसमें थी, लेकिन अब इसमें एक चेंज इफेक्ट आ रहा है और ये अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज प्लेयर की तरफ ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। लोगों को फैशन, कंफर्ट इसमें ज्यादा नजर आ रहा है और इसमें कंफर्ट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ एक तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा है। लक्स इंडस्ट्रीज मजबूत प्रोडक्ट मिक्स है, वुमेन वेयर, एथलीजर सेगमेंट में बढ़त देखने को मिल रही है और FY21 से 23 तक इनकी बिक्री और मुनाफे में करीब 18 से लेकर 21% की बढ़त का अनुमान इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक इसी तरह रूपा एंड कंपनी में FY21 से 23 तक बिक्री का और मुनाफे का अनुमान जो है 11 से लेकर 15% तक का हर साल यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। और डॉलर इंडस्ट्रीज में FY21 से 23 तक बिक्री और मुनाफा जो है ये भी 15 से लेकर 24% तक बढ़ते हुए दिख सकते हैं। दरअसल एक्टिव वेयर, वुमेन वेयर, थर्मल वेयर में इन कंपनियों का प्रदर्शन काफी अच्छा है। सालाना आधार पर कंपनियों की ग्रोथ भी काफी अच्छी है और डॉलर इंडस्ट्रीज की तो पर्टिकुलरली बात करें तो FY25 तक कंपनी का 2000 करोड़ तक की आय हासिल करने का लक्ष्य भी है। तो मोटे बड़े लक्ष्य है इन कंपनियों के। कंपनी के कारोबार काफी अच्छे से परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। लोगों का एक तरह से शिफ्ट हुआ है इस सेगमेंट को लेकर। अब ब्रांडेड कंपनियां जैसे पेज इंडस्ट्रीज के बाद इसी तरह की कंपनियां जो हैं इस पर नजर कर रहे हैं। फिलिप कैपिटल की राय लक्स इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की 4373 के टारगेट्स के लिए है, रूपा एंड कंपनी के ऊपर 547 के टारगेट्स के लिए, वहीं डॉलर इंडस्ट्रीज पर 466। इतना ही नहीं, प्रमोटर होल्डिंग भी तीनों कंपनियों की काफी दमदार है। डॉलर इंडस्ट्रीज 72.9%, रूपा एंड कंपनी 73.3% और लक्स इंडस्ट्रीज में प्रमोटर की होल्डिंग जो है 74.4% तक की है। सारे प्रमोटर ने भर रखा है एकदम गले गले तक, कैसे नाक तक पूरा ले रखा है। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है प्रमोटर का। लक्स, रूपा, डॉलर तीनों ही कंपनी में। तो रिपोर्ट बड़ी दमदार लिखी है फिलिप्स कैपिटल, है ना? बिल्कुल सर, आउटलुक स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है। डॉलर हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में आया, रूपा और लक्स जैन साहब ने कई बार रिकमेंड किया है। तो स्टॉक्स जबरदस्त मजबूती के साथ तीनों ही स्टॉक है ना? जी सर। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से इस स्पेस में। पेज थोड़ा बहुत हो सकता है, करेक्ट, ठीक की बात है। तो चलिए, ये है दमदार रिपोर्ट्स और इस स्पेस में जबरदस्त, और एक्चुअली इसमें डिमांड बहुत है दीप जी। तो मैं कुछ बात भी कर रहा था कुछ फंड मैनेजर से, उनका ये कहना था कि मतलब इतनी गजब की डिमांड जो अंडरगारमेंट्स की और जो फैशन वेयर है, इन्होंने पहले लाइफ में देखी नहीं। आपको याद है जब लॉकडाउन हुआ था तो बंसल जी ने कहा था कि अनलॉक का सबसे पहला ट्रिगर इसी डिमांड का आएगा। हाँ। जब वो होगा और यहीं पर आप एक्शन देखेंगे। हाँ। एक उन्होंने थीसिस और कोरिलेशन बना के यही बताया। लोगों ने बहुत लोगों ने भरोसा नहीं किया था उन पर, बंसल जी पे उस समय बहुत लोगों ने नहीं किया। जो स्टूडियो में बैठे उनमें से कुछ बंसल जी उसमें हम भी है, लेकिन आपकी बात सही साबित हुई। गजब की दूरदर्शिता रखते हैं आप, वाह, मान गए आज। बट अनिल जी, मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है जब कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि अनिल जी ये तो शुरुआत अनिल जी घर की कहानी है। घर के बाहर हो जाए तो अनिल जी कुछ हटके नहीं है। नहीं, वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम, हमारे घर पे ऐसी कोई समस्या नहीं है। वो आपका एक्सेप्शन है कि आपके घर पे प्रॉब्लम है, हमारी बाहर वाली प्रॉब्लम। हमारे बाहर भरोसा नहीं करते लोग, घर पे करते हैं। आपके घर पे नहीं करते, बाहर करते हैं, फर्क कितने है। लेकिन बंसल जी पे भरोसा नहीं करे तो किस पे करेंगे? आइए, एक और भरोसेमंद एक्सपर्ट हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। 2:30 बजे का वक्त, मुलाकात करेंगे सेठी साहब से। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। सेठी साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है इरादा आज? दोनों बाय कॉल, दोनों कैश? गुड आफ्टरनून अनिल जी, दोनों बाय कॉल, दोनों कैश। बताएं सर, करें शुरुआत। अनिल जी, पहला जो स्टॉक है वो एक आईटी स्टॉक है और अनिल जी आईटी सेक्टर पे मैं बहुत ही बुलिश था। मैंने पिछले 3 दिन से, अगर आप मेरी रिकमेंडेशन देखेंगे तो ट्यूसडे को जिस दिन आप दोपहर के शो से नदारद थे उस दिन मैंने इन्फोसिस रिकमेंड किया था, वहां से वो 50-60 रुपए बढ़ गया। फिर वेडनेसडे को मैंने दोपहर के शो में साइएंट रिकमेंड किया था 1060 के लेवल पे, 1125 का टारगेट था, वो आज अचीव हो गया है अभी 1100। कल सुबह आपको याद ही है कोफोर्ड मैंने प्री मार्केट रिकमेंड किया था 5300 में, वो अभी 5700, 400 रुपए ऊपर है कल और आज में।
वैसे ही अनिल जी एक मिड कैप आईटी स्टॉक आज वापस रिकमेंड कर रहा हूँ। स्टॉक का नाम है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, CIGNITITEC। 610 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। एक सॉलिड कंपनी है ये, एक लीडिंग क्वालिटी इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इस तरह के सेगमेंट में ऑपरेट करती है। और अभी मैं देख रहा था ये नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंपनी है और इस कंपनी के 82% से ज्यादा के रेवेन्यूज यूएस, अकेले यूएस से ही आते हैं। फॉर्च्यून 5 में से एक मिड कैप साइज का आईटी स्टॉक है जो कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत सस्ता, 17-18 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन इक्विटी 28%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36%, पिछले 3 साल का पैट का कैगर है इन एक्सेस ऑफ 50%। अनिल जी इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है अब जब रिजल्ट सीजन शुरू हो गया, आज टीसीएस आगाज करेगा, फिर आने वाले वीक में इन्फोसिस वगैरह के रिजल्ट आएंगे। मुझे लगता है आईटी सेक्टर पे फोकस करना चाहिए और वहां से ये मिड कैप आईटी स्टॉक कमाल कर सकते हैं। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 650 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 595 रुपए का। ये है आपके लिए सिग्निटी टेक। और आपने बहुत कोशिश करके लोगों को नाम याद कराने की, समझाने की कि ये इसकी स्पेलिंग ये है और ये कंपनी ऐसा करती है। सर आपकी कोशिश और आपके प्रयास सराहनीय है, लेकिन चिंता न करें सेठ साहब, चूंकि जेम्स साहब के जेम्स में स्टॉक रह चुका है इसलिए लोग पहले से जान पहचान चुके हैं। एक बार जैन साहब के रडार पे आ जाए फिर उसके बाद स्टॉक अननोन रहता नहीं है जी। जैन साहब की खासियत ही यही, खूबी यही है। उसी दिन पूरे देश भर में जेम्स के लिए जाने जाते हैं। मतलब जब भी जैन साहब कहीं निकले 2-4 हीरे तो उनकी जेब में ऐसे निकल कर गिरते हैं। तो ये मतलब जेम्स मतलब स्टॉक, हाँ पता चला लोग वाकई में उनकी पॉकेट्स चेक करने लगे, एयरपोर्ट पे परेशानी हो जाए। बिल्कुल। तो ये है सिग्निटी टेक, जैन साहब को भी पसंद है और हमारे सेठी साहब को भी 650 के टारगेट के बेहद करीब पहुंचता हुआ। बताएं सर दूसरा स्टॉक। हाँ दूसरा बताएं उससे पहले आपका ये कल एसपीएल वाला स्टॉक भी चल गया, काफी तेजी से भागा था सेठी साहब, मैं देख रहा था उस स्टॉक में भी बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा। आंध्रा शुगर, आज सारे शुगर तेजी में, कुछ अपडेट देंगे उस पर? बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग। मैंने इस वीक जो एसपीएल मिड कैप पे 655-56 रुपए के लेवल पे आंध्रा शुगर रिकमेंड किया था, 690 के टारगेट थे, अभी वो अचीव हो गए, 695-96 के हाइट करे हैं। अनिल जी शुगर स्पेस पूरा ही आज कुछ तो हो रहा है, या तो बाजार बंद होने के बाद कुछ अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, बट शुगर एज ए स्पेस अच्छा ही लग रहा था। बिकॉज देखिए एक तो एथेनॉल पे सरकार बिल्कुल फोकस्ड है, कई सारी इंसेंटिव स्कीम्स सरकार ने दी है, क्रूड के प्राइसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, एथेनॉल को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एथेनॉल प्रोड्यूसर्स के सामने है, तो वो भी एक कारण है शुगर कंपनीज के लिए। दूसरा, शुगर इन इटसेल्फ इज डूइंग वेल, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े हुए हैं, स्कैरसिटी है। फिर आने वाले दिनों में अब फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, नवरात्रि चल रही है, दुर्गा पूजा, दिवाली, क्रिसमस, तो शुगर की कंजम्पशन बढ़ती है। और फिर तीसरा अनिल जी, यूपी बेस्ड जो शुगर कंपनीज है उनके लिए एक और बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ऐसे सुनने में है कि हाल ही में जो यूपी में एक रेगुलेशन है कि जितने भी शुगर कंपनीज है इनको अपने मोलासेस के 18% इनको लिकर कंपनीज को देना पड़ता है, जो कि सस्ते भाव में बिकते थे। तो अब इन जो यूपी बेस्ड कंपनीज है जैसे धामपुर शुगर है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, डालमिया शुगर, इन्होंने क्या किया, अपने ही IMFL मतलब जो इंडियन मेड लिकर, फॉरेन लिकर जो होते हैं उनका ब्रांड लॉन्च कर दिया है और जबरदस्त मार्जिन उस सेगमेंट से इनको हो रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये सेक्टर बहुत ही अच्छा करेगा और ये पूरा सेक्टर ही अच्छा लग रहा है और वहां से कई सारे स्टॉक्स पहले रिकमेंड किए हुए सब अच्छा कर रहे हैं। और हाँ अनिल जी, सिग्निटी को मैंने भी पिछले मतलब नया स्टॉक नहीं है, इसको तो मैंने 380 के लेवल पे 17 मई 2021 को रिकमेंड पहली बार। हाँ फिर तो हमें पता ही है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ क्या बात है, गजब। तो सिग्निटी पसंद है और एरिस लाइफ पसंद है, सेठी साहब को स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में आते हुए। धामपुर शुगर और धामपुर शुगर पसंद है सेठी साहब को, और ये स्टॉक सारे शुगर शेयरों में गजब का एक्शन होता हुआ दिख रहा है। और शुगर स्टॉक्स में आंध्रा शुगर भी पसंद है, बिल्कुल। अच्छा सेठी साहब बताएं आपका दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक अनिल जी एक फार्मा कंपनी है, मिड साइज फार्मा कंपनी है, स्टॉक का नाम है एरिस लाइफ साइंसेज, जो कि अभी 770 के लेवल पे ट्रेड करती है। एक सॉलिड दमदार फार्मा कंपनी है। इस कंपनी को वैसे हम इसलिए भी जानते हैं कि ये जो विटामिन डी की टेबलेट होती है AO60K, जो हम सब ने ली होगी कभी ना कभी, वो ये कंपनी बनाती है। और बाकी इनका जो फोकस है, जो सेगमेंट है, वो डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर, न्यूट्रिशन, न्यूरो, गेस्ट्रो, गायनेक, इन सब सेगमेंट में इनके काफी पॉपुलर ब्रांड्स है। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स है। जून क्वार्टर में पैट था 106 करोड़ का, जो कि पिछले साल 89 करोड़ का था, और मार्च क्वार्टर में
68 करोड़ का था। सॉलिड फंडामेंटल, रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24%, एक जीरो डेट कंपनी है। और FIS BIS भी एक हाल ही में इन्होंने एक एक्सपेंशन भी किया है, तो उसका भी फायदा मिलना है। तो ऑल इन ऑल एक बेहतरीन स्टॉक है और मेरी इसमें खरीदारी करने की सलाह। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 810 रुपए का और स्टॉप लॉस रखना है 760 रुपए का। ओके, तो यह आपके लिए एरिस लाइफ साइंसेज जो सेठी साहब को है पसंद, तो सिग्निटी और एरिस लाइफ ये हैं आपके लिए दो काउंटर्स जहां पर सेठी साहब का भरोसा बनते हुए दिख रहा है। 810 के टारगेट खरीदारी करके चल सकते हैं। इस बीच फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर आप रखिए नजर। सरकार ने सभी फर्टिलाइजर कंपनीज को आदेश दिए हैं कि आप अपने दाम नहीं बढ़ाएं, और ये इसलिए है क्योंकि सरकार DAP पर सब्सिडी नहीं बढ़ाने जा रही है। तो ये सरकार की तरफ से आदेश आते हुए दिख रहा है, तो दामों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और इसलिए सर नेगेटिव रिएक्शन सारी फर्टिलाइजर कंपनीज पर भी आते हुए दिख रहा है। GSFC अभी अभी फिसलते हुए दिख रहा है सर। कोरोमंडल भी ऊंचाई से काफी तेजी से गिर रहा है। बिल्कुल, तो सरकार चूंकि अपनी सब्सिडी नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए वो कंपनियों को कह रही कि आप दाम मत बढ़ाइए। आप दाम बढ़ाएंगे तो हमें सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हम किसानों से तो ज़्यादा दाम वसूल कर नहीं सकते। इसलिए सरकार ने साफ कह दिया है DAP फर्टिलाइजर जो है उस पर प्लीज़ आप दाम ना बढ़ाएं। बहुत साफ साफ कहा है। तो ये सारी फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए हल्का सा नेगेटिव आप मान सकते हैं, हल्का सा नेगेटिव मान सकते हैं। लेकिन बढ़ाकर सब्सिडी ना मिले तो इससे बढ़िया कि ना बढ़ाएं, वो बढ़िया। तो थोड़े से स्टॉक करेक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। देखिए कोरोमंडल भी अब लाल शहरी निशान में आता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल गिरा है थोड़ा ऊपर के लेवल से। चंबल, मद्रास फर्टिलाइजर, RCF, इन सब कंपनियों के लिए हल्की नेगेटिव खबर मानी जाएगी दाम नहीं बढ़ाने की, ये आपके लिए आती हुई दिख रही है। तो कोरोमंडल ये एक स्टॉक है जहां पर फोकस करिए। वायदा करो, हाँ अब तो वायदा कारोबार में भी ना कोरोमंडल। GSFC, GNFC, नेशनल फर्टिलाइजर, RCF सब गिर रहे हैं। हाँ, लेकिन एकमात्र स्टॉक जो FNO में है बिल्कुल सर, वो कोरोमंडल है आपके लिए। तो यहाँ पर खराब खबर आती हुई दिख रही है फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए। सरकार ने DAP के दाम बढ़ाने से इनकार किया है, मना किया है, प्लीज ना बढ़ाएं, ये खबर आती दिख रही है। आइए आगे बढ़े 2:30 बजे की स्टडी से पहले जल्दी से एक भी बोले ना, कुणाल जी, राकेश जी और वागले साहब, नहीं माफ कीजिएगा, वागले साहब के लिए और किरण जी के लिए एक साथ, दोनों की पिक एक साथ आ रही है। स्पेशल पिक, हाँ, जो भी हो, किरण जी का कमाल होगा और बाकी वागले साहब का तो वंडर होगा ही। बताएं सर, किरण जी शुरुआत कीजिए। बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर की बात करते हैं तो उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है और स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी लगभग 86-60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस 84-80 का होना चाहिए और टारगेट्स 2 से 3 दिन में 94-95 के देखने को मिलेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगी। मेरा मानना है कि आपको अगर कॉल ऑप्शन के द्वारा भी करना है तो 85 का कॉल ऑप्शन अभी लेने की सलाह है। 5.95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 70 पैसे नीचे होना चाहिए और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि 11 से 12 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। यानी इधर से मुझे लगता है कि जिस तरीके का पैटर्न है तो आपके टारगेट्स डबल होते नजर आएंगे। तो कॉल ऑप्शन के जरिए अगर करते हैं तो आपके पैसे डबल होते नजर आ जाएंगे, क्योंकि लॉट साइज भी काफी अच्छी है और 6 रुपए का है और 70 पैसे का रिस्क है। तो मेरा मानना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा स्ट्रॉन्ग बाय 94-95 के टारगेट्स। बिल्कुल। और वागले साहब आपको भी पसंद है BOB? अनिल जी, मेरे 93 के टारगेट से स्टॉप लॉस 84.50 का है और जो कि 2.5-3 रुपए है और 93 के टारगेट्स मुझे लगता है कल तक आने चाहिए। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय। बैंक ऑफ बड़ौदा पर दोनों एक्सपर्ट हैं बुलिश। बिल्कुल सर, तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर हमारी है नजर। वागले साहब, किरण जी दोनों को है काउंटर पसंद। आरती इंडस्ट्रीज पर भी दोनों की तरफ से साथ ही ये कॉल आया था, वो स्टॉक भी बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिखा है। पर आइए अब इंडेक्स पर क्या करना है ये जानते हैं अनिल जी के साथ बिगुल मार्केट स्ट्रैटेजी का। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है।
अनिल जी, ग्लोबल मार्केट से ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं, थोड़ा कॉशियस डाउ है ही, जो आज शाम को भारी डेटा आने वाला है। उससे पहले तो करीब 50 अंक नीचे आपको डाउ दिखेगा, 1/4% आपको नीचे नैस्डैक के फ्यूचर्स दिख रहे हैं। यूरोप में भी हल्की सी सुस्ती है, कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं है सर, मामूली गिरावट के साथ यूरोप के बाजार ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी बढ़कर आई है कल शाम के एक्शन में, तो वहां से भी थोड़ा कॉशियस मूव के संकेत आते हुए दिख रहे हैं और डॉलर भी मजबूती दिखा रहा है। तो बॉन्ड यील्ड 1.6 के पास, थोड़ा कॉशियस सेंटिमेंट फ्यूचर्स में दिख रहा है, क्या करें सर? जी, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे बाजार लाइफ टाइम हाई पर बंद होने का तैयार हो रहे हैं। 17,855 का अब तक का बेस्ट लाइफ टाइम हाई मिला है हमें 26 सितंबर को क्लोजिंग के लिहाज से, उसके ऊपर बंद होने की तैयारी, तो और क्या चाहिए। वैसे तो मजबूत है ही है। अब यही है कि आपको आज खरीदना चाहिए सोमवार को, तो मेरा कहना है सोमवार को खरीद लें, कोई हड़बड़ी नहीं। या तो अगर 18,000 के ऊपर बंद हो, जैसा कि आज सुमित जी कह रहे हैं, वो हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है सोमवार के लिए भी। नहीं तो 51 पॉइंट डाउ फ्यूचर नीचे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आजकल फ्यूचर से डाउ का अंदाजा भी नहीं लगता, तो हो सकता थोड़ा ज्यादा गिर जाए, हो सकता बढ़ भी जाए। सो बेटर है कि सोमवार को फ्रेश खरीदारी करें। आज फ्रेश लॉन्ग बनी है तो स्टॉप लॉस 17,800 का रख लें और होल्ड करें, और लॉन्ग नहीं है, फ्रेश बनाना चाहे तो या तो 320 पर देखेंगे क्लोजिंग कहाँ हो रही है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। सेम बैंक निफ्टी में न 37,500 के नीचे इसको जाना है, न 38,000 के ऊपर निकलना है, इसी रेंज में बीचों बीच में फंसा है। तो इस वक्त नोटा है फ्रेश ट्रेड के लिहाज से, पुराने लॉन्ग ट्रेड है होल्ड करें, पुराने शॉर्ट ट्रेड है 18,000 18,050 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, और बैंक निफ्टी पर 38,100 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। शॉर्ट है तो भी होल्ड करें, लॉन्ग है तो भी होल्ड करें, क्योंकि अभी तक ट्रेडिंग रेंज को ऊपर पार नहीं किया है। जब तक पार न करें तब तक रेंज बाउंड। जी ओके, तो जब तक पार नहीं करना है तब तक रेंज बाउंड ट्रेड है। फिलहाल नोटा का इस्तेमाल करें, 3:20 को अपडेट लेंगे। पर फ्रेश कॉल्स देने के लिए भसीन साहब तैयार? बिल्कुल, भसीन साहब तैयार है, और आइए करते हैं स्वागत भसीन साहब का बिगुल के साथ। भसीन साहब, स्वागत है आपका। कल के एक बेहतरीन मूव के बाद, स्पेशली कल सुबह जो आपने शुरुआती में 2 स्टॉक बताए थे, बंधन बैंक वो तेज दौड़ लगाते 345 पहुंच चुका है, और बैंक ऑफ बड़ौदा भी अब बड़े एक्शन में आता हुआ दिखा है 88 के आसपास। आज सुबह भी आपकी तरफ से बैंक्स हैं, बताएं सर अपडेट पहले, उसके बाद लेता हूं आपसे फ्रेश कॉल्स। हाँ जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी, आपको भी और दीपांशु को भी। तो देखिए, कल आपको 83-84 में कहा था बैंक ऑफ बड़ौदा 98 का टारगेट, मैंने कहा था नवरात्रि का शेयर होएगा, और अब वो ब्रेकआउट दे रहा है। साथ में बंधन बैंक 310-12 वाला 350 का टारगेट था, वो 348 आज ही हो गया, और आरबीएल मैं इस पे भी बहुत पॉजिटिव हूँ। उसके अलावा कल आपको एनएलसी जरूर कहा था, वो 64 64.5 वाला 70-71 हो गया, तो वहां पे भी 80-85 का टारगेट देखिए। अब आज एक बाय एक सेल है, ये भी टेक्निकल आप ट्रेडिंग कह लीजिए, क्योंकि अब इस समय we want to be having trading positions because of the little volatility ahead of the weekend. आप कहें तो मैं शुरू करूं? सर जी सर बताएं। तो अनिल जी, बाय आज फिर मैं रीइटरेट करता हूं, ट्रेडर ले 87 रुपए में बैंक ऑफ बड़ौदा, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ टुडेज लो 83.55, 93 to 94 का टारगेट आपको मेरे हिसाब से मंडे को मिलना चाहिए, विच विल बी अ सब्सटेंशियल गेन। इस पर 99 का मैंने आपको 8 दिन में टारगेट पहले भी दे चुका हूं, 98 to 99। तो बैंक ऑफ बड़ौदा है मेरा आज का टॉप पिक। उसके सामने सेल है सर, बेचने में रखिए कमिंस इंडिया, 890 से 95 में रखिए बेचने को, 910 का स्टॉप लॉस है, 865 का टारगेट। आज एक शॉर्ट कॉल भी आता हुआ दिख रहा है भसीन साहब की तरफ से, क्यूमिंस इंडिया 890 895 की रेंज में बेचना है, 910 का स्टॉप लॉस, 865 के टारगेट के लिए यहां करनी है बिकवाली। ये आता हुआ इस वक्त भसीन साहब की तरफ से, एक बाय कॉल एक शॉर्ट कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया सर 2 बेहतरीन कॉल्स देने के लिए। सोमवार सुबह 9:45 पर आपकी होगी फिर मुलाकात भसीन साहब के साथ, और मिलेंगे आपको कुछ बेहतरीन पिक्स और आगे चलते हुए। आइए, ये है आपके लिए सारे कॉल्स, तो इस वक्त आते हुए आप कुछ बता रहे थे दीप। बिल्कुल सर, मार्केट एक्शन की ही मैं बात कर रहा था कि जो यूएस बॉन्ड यील्ड थोड़ी बढ़कर आई है, एक चिंता का विषय बन सकता है, तो वहाँ पर थोड़ी हमें नज़र रखनी पड़ेगी सर, कि शायद आज शाम का एक्शन वहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे आपको होते हुए दिखे। पर इसके अलावा बाजार से बढ़िया संकेत आते हुए दिख रहे हैं, तो कोई वहाँ पर परेशानी नहीं है। कुछ स्टॉक्स जिनके मूवमेंट को मैं ट्रैक कर रहा था, एक बार हमारे एक्सपर्ट से उनसे उन स्टॉक्स पर राय भी लेनी थी। इस समय बीएचईएल में एक बड़ा वाला स्पाइक आते हुए दिख रहा है सर, और अभी अभी ये मूव आती हुई दिखी है बीएचईएल में, तो एक बार इस पर राय लेनी थी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। बंसल जी, बीएचईएल वापस 66 के लेवल पर आया, लास्ट टाइम 67 68 के आसपास से घूमा था, अब बताएं क्या करना चाहिए इस पर?
देखिए पहले तो दीपांशु एक अपडेट है आपसे, आज एक नहीं दीपांशु 3 स्पाइक्स मिस हुई हैं और BHEL की स्पाइक के लिए गुजारिश है चार्ट कॉर्नर के बिगुल की। बिल्कुल, तो चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास चार्ट कॉर्नर के लिए। बताइए सर। दीपांशु BHEL ये हमारा चार्ट कॉर्नर पिक, और इसमें लगभग 2 क्वार्टर पहले एक बार खराब नतीजों के चलते स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली थी, और जिस तरीके का एक बड़े वाला चार्ट पे एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है आज के सत्र में, वो क्लियरली ये दर्शा रहा है कि ये उस गैप को भी भरने का पोटेंशियल रखता है BHEL। तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है भेल। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, जितने भी स्टॉक्स हैं जिनके नाम के आगे भारत लगा हुआ है, सभी के चार्ट्स मजबूत दिख रहे हैं। और BHEL में हम देख रहे हैं कि करेक्शन आया था 2 दिन पहले, और आज हम देख रहे हैं कि बड़ी फोर्स के साथ स्टॉक चल पड़ा है। तो इन स्तरों पर बिल्कुल बाय करके चलने की हमारी राय है। स्टॉप लॉस आप रख लें 65 रुपए 25 पैसे पर, 65.25 पर फ्यूचर्स के लेवल पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 68 रुपए का, दूसरा टारगेट 69 रुपए का, 69 के टारगेट के लिए BHEL में खरीदारी। ओके, तो टाइट स्टॉप लॉस है, सिर्फ 1 रुपया नीचे। ये आप करके चल सकते हैं BHEL पर, और फिर यहां पर करें खरीदारी 68 और 69। और इस पर तो सर आपका भी पहले कन्विक्शन रहा है, बढ़िया रैली दिखाई, फिर थोड़ी मुनाफा वसूली है, वापस मूवमेंट में आ रहा है। नहीं बिल्कुल दीप, 55 के आसपास फिर से खरीदारी करने की राय दी थी, और अब 70 के ऊपर फिर प्रॉफिट बुकिंग करने की भी बोलेंगे। 70 पे फिर से, मतलब 70 के ऊपर से खरीदना नहीं है। ओके, 70 से बस फिर वो 72 पे रुकता है, 75 पे या 78 पे, वही वाली बात है। 70 से 80 बेचने की जगह 60 से 50 खरीदने की जगह है, और 60 से 70 के बीच की लाइफ एंजॉय कीजिए, देखिए आराम से, तो खरीद कर चल सकते हैं। अभी तो थोड़ा ये कमोबेश वो चांदी जैसा है, गोल्ड सॉरी सिल्वर 72 60 के नीचे खरीदने जैसा है, 70 के ऊपर बेचने जैसा है। यानी 60,000 के नीचे चांदी खरीदिए, 70,000 के आसपास ऊपर आए तो बेचिए। वैसे ही हाल भेल का है। थोड़े जीरोस कम है बस। जीरो तो आप चांदी खरीदेंगे तो जीरो लगानी पड़ेंगे, खाली 66 रुपए में आएगी भी नहीं, 70-60 रुपए में आएगी भी नहीं, वैसे ही हाल है। तो बस वही है। चलिए, तो ये है आपके लिए राय। BHEL पर रेंज में अटका हुआ है, नजर रखिए इस काउंटर के मूव पर आइए विश्वेश जी भी अपनी कॉल के लिए तैयार हैं। बिगुल, विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए, मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ हमारे एक्सपर्ट जो है भसीन साहब, उनके साथ। मुझे लगता है थोड़ा सा मार्केट चॉपी है, तो शॉर्ट साइड भी ट्रेड रखना चाहिए। और मेरा भी जो पिक है वो है किमिंस इंडिया का ही है। किमिंस इंडिया का जो फ्यूचर है अभी 886 के आसपास चल रहा है। 900 का स्टॉप लॉस रखना है। 900 के पुट में 2,20,000 शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, और जिस हिसाब से प्राइस एक्शन है मुझे लगता है स्टॉक इज हेडिंग फॉर 800 ऑड लेवल। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतरीन है। 15-20 रुपए का स्टॉप लॉस है, उसके सामने कमाने के लिए 70-80 रुपए है। तो किमिंस इंडिया का फ्यूचर शॉर्ट करने की राय होगी मौजूदा स्तर पे। 900 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखे, 840 और 800 के टारगेट। विश्व जी, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करना है आपको अपनी स्ट्रेटेजी में। क्यूमिंस बेचने की राय में कोई हर्ज नहीं है, बेचने का स्टॉक आपने इंस्पायर हुए बसीन साहब से, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेचने के लिए स्टॉक से भले आप वहां इंस्पायर हो, बेचने के लिए तो आप आशु सर से भी इंस्पायर हो सकते थे, क्यों नहीं हुए? देखिए आशु जी तो अनिल जी वो बेच ही रहे हैं, मतलब 13,000 से बेच रहे हैं, 10,000 से बेच रहे हैं। ना बिल्कुल भी नहीं, गलत जवाब। स्विंग के सुल्तान है सर, वो बेच सकते हैं, गलत भाव से बेच सकते हैं। इस बार तो जितना आशु जी तेजी में रहे ना, इतने लंबे, मुझे नहीं लगता लाइफ में कभी इतने लंबी टेन्योर तक तेजी में रहेंगे एक साथ आशु जी। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आशु जी इतने सालों से तो मैं भी जानता हूँ आपको। अनिल जी, जो जितनी मंदी में रहे या जितनी तेजी की कॉलेज दी, आई थिंक मुझे लगता है कि द बेस्ट जज आर व्यूअर्स, माय क्लाइंट्स। तो मुझे अनिल जी मतलब ऐसी कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। सारे क्लाइंट जानते हैं जिनका इतना प्यार मिला, और सारे व्यूअर्स जानते हैं जितना इतना प्यार मिला है। तो अनिल जी मतलब हमने तो दोनों तरफ मार्केट खेलनी है। हाँ, नहीं तो हमारे प्यार का कुछ नहीं। एक मिनट आशु जी, हाँ हमारे प्यार का कुछ नहीं, व्यूअर का और क्लाइंट का ठीक है, हमारा प्यार ऐसे ही प्यार बस।
नहीं अनिल जी, आपने मेरे ब्याह पे आंसर दे दिया। आजकल मैं, आपने नोटिस किया होगा, मैं आंसर देता नहीं, तो हर बार अनिल जी 12,000 से बेच रहे थे, 13,000 से बेच रहे थे। स्टेटमेंट का कोई ना लॉजिक है ना मीनिंग है। और मैं थैंक यू आपको सबसे पहले कहता हूँ कि जो आपने मेरे ब्याह पे आंसर कर दिया। नहीं, ठीक बात है। देखिए, स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, दोनों तरफ बने जहां फायदे मिल सके। तो चलिए, ये है राय। अच्छा, बाय द वे, जो कुणाल जी ने आज कहा कि जिस कंपनी के नाम के आगे भारत रहे उसमें फुल तेजी है। कुणाल जी, रिक्वेस्ट है, एक कंपनी का नाम बदलवाना है हमें, अगर आप मदद कर पाए तो। बताइए ना। भारतीय टोबैको कंपनी, बीटीसी करना है, भारतीय टोबैको कंपनी करवा सकते हैं आप? नहीं अनिल जी, आईटीसी को छोड़कर आप जो कहें सब संभव है। अनिल जी, आईटीसी में कुछ संभव नहीं। ठीक है, चलिए, कुणाल जी ने भी हथियार डाल दिए। आईटीसी का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा इतना निराश मत होइए। कुणाल जी, आया है 200 से 235 तो हुआ है कम से कम, आगे भी बढ़ेगा। भरोसा बरकरार रखें। इस बीच भरोसा रखें नितिन जी पर। नितिन जी तैयार है, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। नितिन जी, स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है स्ट्रेटेजी, निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक पर? अनिल जी, आज हम इन्फोसिस के कॉल ऑप्शन लेंगे। एट द मनी 720 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन, जो 53 में मिल रही है अभी। ओके। ये रिजल्ट सीजन के ऊपर ट्रेड है। 53 रुपए में कॉल लेना है। स्टॉप लॉस होगा इसका 38 रुपीज का, और टारगेट होंगे 85 रुपीज का। इन्फोसिस में पूरे आईटी में आज बाइंग दिख रही है। टीसीएस में सबसे पहले आई है। इन्फोसिस मुझे लग रहा है कि रिजल्ट टीसीएस के आने के बाद मूव मिलना चाहिए, मोस्ट लाइकली मंडे को। तो उसको देखते हुए हम इन्फोसिस की कॉल ऑप्शन खरीदें। ओके, तो इन्फोसिस, टीसीएस ऑलरेडी चल चुका है, मिड कैप आईटी में तेजी है। अब इन्फोसिस का इंतजार है। आई थिंक अगले हफ्ते 14 तारीख को इसके नतीजे आने हैं, 13 या 14 तारीख को मैं आपको कंफर्म करके बताता हूं। बट नजर रखिए, ये भी अब एक्शन में बनते हुए दिख रहा है। पर एक्शन में, शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी एक कॉल शेयर करने के लिए। एक्शन में है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इस पर थोड़ी देर पहले अभी बात भी हो रही थी, वागले साहब की कॉल भी है। क्या चल रहा है डिक्सन में, लगातार क्यों मार्केट रेडार पर आते रहता है, अभी भी डेज हाई पर है, जानते हैं आशीष के साथ। आशीष, बताइए। दीपांशु, इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लगातार आप देखिए कि कंपनी की प्रेजेंस इतनी बढ़िया, इतना कैपेबिलिटी अच्छी है कि लगातार अपने जो पोर्टफोलियो है इसमें एडिशंस करते जाते हैं। इनका पोर्टफोलियो ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है, खासतौर पर आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। अब खबर आती हुई ये दिख रही है कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि ये बता रही कि अब ये जो है लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एसर के लिए करने जा रहे हैं, और पीएलआई स्कीम के अंतर्गत जो है ये मैन्युफैक्चरिंग होगी, और साल में करीब करीब 5 लाख लैपटॉप ये बनाकर देंगे, और स्केल अप कर सकते हैं 10 लाख तक की यूनिट्स तक, क्योंकि मांग काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। और एसर देखिए छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, मैं चेक भी कर रहा था कि भारत में इनका जो मार्केट शेयर है करीब 8.7% के आसपास का है। लेकिन खास बात आप देखिए कि कंपनी की जो कैपेबिलिटीज़ है कितनी अच्छी है। थोड़े दिन पहले हमने आपको बताया था कि कंपनी ने एडिशन किया था स्मार्ट सेट टॉप बॉक्सेस का, और उसके लिए जो अतिरिक्त लागत लगी थी वो केवल 25 लाख की थी, और 25 लाख की लागत के बाद जो है कंपनी एक नया प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करने जा रही है। और लगातार आप देखिए इनके प्रोडक्ट में बढ़िया एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। एक एक करके चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए स्मार्ट टीवी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में तो लिस्टेड स्पेस में एकमात्र कंपनी है, वॉशिंग मशीन है, सेट टॉप बॉक्सेस के बारे में मैंने आपको बताया, मेडिकल डिवाइसेस में अच्छा काम कर रहे हैं, लाइटिंग प्रोडक्ट्स में काफ़ी बढ़िया पकड़ है। इसके अलावा सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, ऑडियो डिवाइसेस यानी बोट के लिए जो है ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स ये बना रहे हैं, और अब लैपटॉप की खबरें आ रही है। तो लगातार जो इनका पोर्टफोलियो है इसमें बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है, और मैनेजमेंट की तरफ से जो ग्रोथ स्टोरी है इसके ऊपर भी कमेंट्री बहुत सपोर्टिव है। मैनेजमेंट मान रहा है कि आगे कई सालों तक 25 से 30% की जो ग्रोथ है बड़े आराम से देखने को मिलेगी, और अगले 5 साल में जो कंपनी की आय है बढ़कर करीब 25 से 30 हज़ार करोड़ हो सकती है। और मोबाइल उत्पादन ये जो है बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है, क्योंकि मान रहे कि फिलहाल यहाँ से करीब करीब 25% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आगे जाकर यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से देखने को मिलेगा। तो इनके जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं इसके ऊपर ही बाजार बेट कर रहा है, और लगातार ये स्टॉक जो है तेजी में रहता है, लगातार तेजी में रहता है। और आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी होगा ये ट्रेडर्स डायरी का फेवरेट स्टॉक है। ये मेरे और वरुण के बीच में रोज टसल होती है कि कौन इसको लेगा। कैसे डिसाइड कैसे करते हो, कुश्ती करके?
सर बहुत बहुत आज सुबह तो प्रॉब्लम लड़ाई होने वाली थी दोनों के बीच कैसे में। होता है फिर, कैसे होता है? सर बेसिकली हमारा तो एक जार्गन है लुंगी करके। हाँ तो वो जार्गन काम कर जाता है, लेकिन कभी कभार न्यूज रूम में खबर मालूम पड़े तब थोड़ी दिक्कत हो जाती तो है। आशीष है हमारे चतुर्वेदी और वरुण है दुबे। और उत्तर प्रदेश में एक चीज बड़ी फेमस है, मैं बता दूं हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए। दीप, वहाँ पे क्या होता है, आपको तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं कि वहाँ पे ना जब आप बस स्टैंड पे जाते हैं और कोई बस पकड़नी है रोडवेज की, स्पेशली जो गवर्नमेंट बसेज होते हैं, तो उसमें आप अंदर गेट से चढ़ेंगे जब तक पहुंचेंगे सीट तक तो बड़ा टाइम लगता है। तो क्या होता है, आदमी के पास में कुछ बैग होगा, कपड़ा होगा या लुंगी होगी, तो कूद के वो सीट पर रख देता है, तो वो सीट आपकी होगी। तो इसी तरह से स्टॉक के ऊपर लुंगी रखी जाती है, ये स्टॉक मैं लूंगा, यही है? बिल्कुल सर, यही जार्गन है हमारा। ये सिलेक्शन प्रोसेस आशीष की और उनकी आपने इस वक्त देखी, आपका ज्ञान जरूर बढ़ा होगा। कुणाल जी, बढ़ा आपका ज्ञान? अनिल जी बहुत बढ़िया ज्ञान बढ़ा अनिल जी, और अब समझ आ रहा है अनिल जी, जो हमारे एनालिस्ट हैं इनमें भी एक लुंगी का सिस्टम होना चाहिए अनिल जी, क्योंकि हमारी सारी कॉलें और लोग ले जाते हैं अनिल जी। इसके लिए ना ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, आपने पहनी लुंगी भी ऐसा ही लग रहा है, ऐसा देख के ऐसा फील दिया ना आपको? कुणाल जी आपको देख के ऐसा लग रहा है? सब लोग देखिए, जरा ध्यान से देखिए कुणाल जी। बट बाय द वे, आपके यहाँ भी वो सिस्टम तो है, उसका नाम भले अलग दिया हो, जैसे क्लोजिंग शो का पहला बिल्कुल वागले साहब पहले बुक करा लेते हैं, कभी आशु जी करते हैं, तो ये वही है बेसिकली, बोल दिया वो वाली बात, लुंगी डाल दी। हाँ लुंगी डाल दी, ये पहला फर्स्ट मैं सबसे पहले वैसा वाला हाल। बट एनीवे, डिक्सन टेक, ये है स्टॉक, और डिक्सन टेक पर वागले साहब से राय ली जाए, क्योंकि आज सुबह क्या क्लोजिंग वाले शो में वागले साहब ने रिकमेंड भी किया था। वागले साहब, फंडामेंटली तो जबरदस्त एक्शन है, चार्ट पर एक बार फिर से रिवाइज राय दीजिए आपकी। अनिल जी, वैसे हमारा आज का इंट्राडे टारगेट तो आ गया है, लेकिन मेरा अगले वीक के लिए या अगले पहले 2-3 दिन में ही 5400 का तक का मूव आना चाहिए, 20 रुपए इधर उधर, अभी 5220 है। उसके लिए सही लेवल मेरे हिसाब से 5150, 5100 अगर नीचे आता है तो बाय करने का है, 5050 के स्टॉप लॉस से। नीचे आएगा नहीं आएगा ये कह नहीं सकते, बट 5400 तक मूव आनी, ये मूव कंटिन्यू होनी चाहिए। 5400 तक तो मूव कंटिन्यू होनी चाहिए, और काफी सारे फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं जिसके बारे में आशीष ने आपको बता ही दिया। लगातार अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करती रहती है कंपनी, और इसलिए आप इसको एक्शन में भी आते हुए दिखते हैं। टायर स्टॉक्स पर रखिए नजर, यहाँ पर कुछ एक्शन बन रहा है। आज सुबह सिद्धार्थ सिरानी साहब बालकृष्णा के बारे में बात कर रहे थे। MRF का चार्ट देखिए 6% ऊपर है, और अभी अभी स्पाइक आते हुए आपको दिख रहा है अपोलो टायर्स में 3% ऊपर है अपोलो टायर्स। किरण जी जरा अपोलो टायर्स का चार्ट देखें सर। अपोलो टायर्स का चार्ट भी अच्छा ही है, आउटलुक तो पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से हम एक रेंज से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, मेरा मानना है कि इधर से अपसाइड तो काफी देखने को मिलेगी, पर अभी भी ब्रेकआउट हुआ नहीं है। तो मेरा मानना है कि फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, पर जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 228 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और जो नेक्स्ट ब्रेकआउट है वो 240 के ऊपर आएगा, तो 240 पे ऊपर वापस एक बार एक एग्रेसिव होकर बाय करने की सलाह होगी। और उस लिहाज में जो ट्रायंगुलर पैटर्न का टारगेट आता है वो 290 के आसपास आता है, जिसके लिए आपको 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। तो 240 के ऊपर बाय करने की सलाह होगी। ओके, तो 240 के ऊपर बाय करने की सलाह होगी। फिलहाल 236 पर आया है। अभी अभी आपने यहाँ पर एक स्पाइक देखा है, तो रेडार पर रखिए इस काउंटर को, और रेडार पर तो पूरा का पूरा ऑटो स्पेस है ही। आज भी आप ऑटो स्पेस में बढ़िया मूव आते हुए देख रहे हैं। आइए जानते हैं टाटा मोटर्स के बारे में, जो पिछले कुछ दिनों से हेडलाइंस बना रहा है। कल 12% दौड़ा था, मॉर्गन स्टैनली का भी बड़ा अपग्रेड आते हुए दिखा था, और अब खबर आ रही है कि ये एक निवेशक लाने की तैयारी में है कंपनी में, स्पेशली जो इनका ईवी कारोबार है। आइए जानते हैं इसकी कुछ और डिटेल्स कुशल के साथ। कुशल बताइए। बिल्कुल दीपांशु, तो लगातार टाटा मोटर्स फोकस में बना हुआ है, और बेहतरीन तेज़ी हमने कल इस काउंटर में आती हुई दिखी, और आज भी जो है सुबह फोकस में बड़ा ये बनता हुआ नज़र आ रहा था। और इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है इसकी ईवी यूनिट, जहां पर एक बड़ा इन्वेस्टर टीपीजी जो है वो निवेश कर सकता है करीब $100 करोड़। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा जो है अपडेट आता हुआ नज़र आ रहा है। अब कंपनी की तरफ से इसकी कंफर्मेशन फिलहाल आना बाकी है, पर कहीं ना कहीं जिस तरह का यहाँ पर इन्वेस्टर इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो डेफिनेटली ओवरऑल ईवी स्पेस, ईवी का जो इकोसिस्टम है उसके लिए काफ़ी बेहतरीन खबर है। इनफैक्ट यहाँ पर ईवी यूनिट की जो प्रस्तावित वैल्यूएशन लगाई जा रही है वो करीब $800 करोड़ की है।
तो मौजूदा जो निवेश है वो 800 करोड़ डॉलर की वैल्यूएशन पर होता हुआ दिख सकता है। और साथ ही इनके लिए एक और खबर का भी डेवलपमेंट हुआ है कि फोर्ड की जो 2 प्लांट्स हैं, एक गुजरात में है और दूसरा चेन्नई में है, उन दोनों प्लांट्स को कंपनी खरीद सकती है, जिसकी कुल कंबाइंड कैपेसिटी सालाना करीबन 4.5 लाख व्हीकल्स की है। तो अपने आप में ये भी जो बड़ा अपडेट है टाटा मोटर्स के लिए आता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली एक ये स्पेस है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए टाटा मोटर्स के हिसाब से। तो ईवी स्पेस में वो नया निवेशक लाने की तैयारी में बिल्कुल, और उनका ईवी कारोबार भी काफी तेजी से बढ़ते हुए दिख रहा है। 100% बिल्कुल। पर अगर ईवी की बात करें तो हमने देखा पिछले कुछ दिनों में और काफी सारी कंपनीज भी फोकस में आती हुई दिख रही हैं। जरा इसके बारे में बताएं कि ये जो ईवी पर फोकस बन रहा है और कहां पर फायदा दिखेगा। बिल्कुल दीपांशु, इनफैक्ट इसके बारे में हम कल डिस्कस भी कर रहे थे। जिस तरह से सोना BLW प्रिसिजन के हमने चाल देखी करीब 16-17% की, उसके बाद आप देखिए मदरसन सुमी कल भी फोकस में था और आज भी फोकस में बना हुआ है। तो ईवी सेगमेंट के लिए काफ़ी जो बड़े बड़े कंपोनेंट सप्लायर्स हैं वहाँ पर आपको रेडार पर रखना है, और खासकर जो एक्सपोर्ट मार्केट में कारोबार करते हैं वो इसलिए क्योंकि आप देखिए पूरे यूरोप में ईवी की अब धूम मचती हुई दिख रही है। खासकर सितंबर में जर्मनी की जो ईवी बिक्री है वो डबल होती हुई दिखी है सालाना आधार पर। इनफैक्ट जर्मनी में जो बिकने वाली कारें हैं उसमें हर 3 कारों में एक कार जो है वो स्पेसिफिकली आपको एक ईवी होती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी फोकस रखिए। और यहाँ पर जो डीजल गाड़ियाँ हैं उससे ज़्यादा मार्केट शेयर अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का होता हुआ दिख रहा है। तो अब एक चीज़ तो ये ज़रूर है कि डीजल वेरिएंट वाली जो कार्स है उसके आगे अब ईवी स्पेस की ईवी जो कैटेगरी की कार है वो उसको लीड लेती हुई नज़र आ रही है। एंड वेरी सून मे बी 5 years डाउन द लाइन आपको ये देखने को मिल सकता है कि पेट्रोल वेरिएंट्स को भी ये बीट करती हुई नज़र आए। तो यहाँ पर आपको बड़ा फोकस रखना है। और इससे सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है वो जो इनके ईवी सप्लायर्स हैं वहाँ पर आप देखिए सोना BLW प्रिसिजन लगातार पिछले 3 सालों में यहाँ पर जो कैपेक्स है वो मेजॉरिटी कैपेक्स ईवी में हो रहा है। और खासकर अगर आप देखें तो अब इनके आय का जो हिस्सा है ईवी का वो FY 19 में केवल 1.5% हुआ करता था, जो अब बढ़कर 13% हो गया है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट जंप जो है ईवी शेयर में सोना BLW ने की है। मदरसन सुमी वोक्सवैगन लगातार फोकस में है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इनकी जो गाड़ियां हैं वहां पर अच्छी बिक्री होती हुई दिख रही है। और बड़ा फोकस यहाँ पर यूरोप से जो पर्टिकुलरली मदरसन सुमी का है वो आता हुआ दिखता है। करीब 40% रेवेन्यू ये वहां से डिराइव करते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका ईवी पर फोकस है, जो ईवी बनाने वाली कंपनियां हैं और जो ईवी कंपोनेंट सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं। बिल्कुल, और स्पेशली वो वाली कंपनीज जिनका यूरोप में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो ईवी की बिक्री बढ़ रही है वो सबसे ज़्यादा बढ़ रही है यूरोप के देशों में, और इसलिए वहाँ पर आप बड़ा एक्शन आते हुए देख रहे हैं। मदरसन सुमी, इसके चार्ट पर भी एक बार राय ले लेते हैं वागले साहब से। वागले साहब बताएं, मदरसन आज कुछ और खबरें भी आई हैं एक्विजिशन को लेकर, एरोस्पेस में भी अब ये अपनी एंट्री ले रहे हैं एक नए एक्विजिशन के जरिए। क्या राय देंगे मदरसन पर सर? दीपांशु, मेरा पोजिशनल टारगेट लगभग 260 तक का है और इसका स्टॉप लॉस आपका 227 का होना चाहिए। अभी 237, 238 है, यहाँ पर बाय किया जा सकता है। थोड़ा सा हल्का सा 233, 34 तक आएगा, वहाँ पर ऐड किया जा सकता है। अगर आप 2 से 3 हफ्ते का व्यू लेंगे तो मुझे 255, 260 तक की अपसाइड दिख रही है। तो पोजिशनली अगर आप नजर रखेंगे तो मदरसन सुमी यहाँ से आपको तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार होते दिख रहा है। नजर रखिएगा इस काउंटर पर, तेजी का माहौल बन रहा है। नजर रखिए IDBI बैंक पर। कुछ समय पहले अनिल जी भी इस पर बात कर रहे थे, बड़ी मूव आई थी, 2-3 दिन पहले थोड़ा करेक्शन हुआ, अब वापस एक्शन में आ रहा है IDBI बैंक। डेज हाई पर है, 48 का लेवल आपको IDBI बैंक पर आते हुए दिख रहा है। सुमित जी, IDBI बैंक बताएं सर, कोई ट्रेड दिख रहा है? दीपांशु, पोजीशन होल्ड करें। 50 का लेवल जैसे IDBI बैंक में टूटेगा तो उसके बाद मोमेंटम बढ़ेगा और फिर 50 का लेवल टूटने के बाद 55 से 56 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में IDBI बैंक पे देखने को मिल सकता है। एक अच्छी तेजी के बाद 3-4 दिन की गिरावट हुई और अब वापस से ऊपर का मूव स्टार्ट कर रहा है, तो पोजीशन होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है 44 का स्टॉप लॉस लगा के। 50 का लेवल टूटने के बाद 55 से 56 के टारगेट। ओके, तो IDBI बैंक इस पर करके चलें खरीदारी, 55 से 56 के टारगेट। कैनरा बैंक में भी थोड़ी निचले स्तर से खरीदारी आ रही है, हालांकि बैन लिस्ट में है ये काउंटर, नजर रखिए इस पर भी। और
टायर स्टॉक्स पर तो नजर रखनी है। सीएट और जेके टायर, इन दोनों में भी अभी अभी आप मूव आते हुए देख रहे हैं। थोड़ी देर में अनिल जी की तरफ से कल के 2000 आने की तैयारी में है, उसका भी रहेगा हमें इंतजार। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, नजर रखिए इस पर। इंडिया मार्ट, इस पर अभी अभी एक्शन आ रहा है। जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, दोनों ही थोड़े एक्टिव दिख रहे हैं। जस्ट डायल थोड़ी मूव के बाद फिर से सुस्त हो गया, पर इंडिया मार्ट में एक मूव आती हुई दिख रही है। कुणाल जी, इंडिया मार्ट के चार्ट जरा देखें, आज एक्शन में थोड़ा दिख रहा है सर, क्या रहा है इस पर? देखिए, आज मॉर्निंग में मेरे और राकेश जी के रडार पर था ये इंडिया मार्ट, और इसमें एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखा है। और जिस तरह का स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक भी काफ़ी कंसोलिडेट हो चुका है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर कप विद हैंडल पैटर्न बन गया है, और ये जो ब्रेकआउट है मुझे लगता है इसको काफ़ी ऊपर ले जाएगा दीपांशु। तो मेरी राय में तो बिल्कुल बाय करना चाहिए। इसका ये जो दाम है, ये देखकर कई बार साहस नहीं होता इन स्तरों पर खरीदारी करने का, लेकिन बिल्कुल खरीदें। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख लें 8500 पर, और मुझे लगता है कि 9200 9500 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो यह है आपके लिए इंडिया मार्ट। इस बीच एक बार चंबल फर्टिलाइजर को पुल अप करिए, क्योंकि ये जो डीएपी की सब्सिडी की न्यूज़ है, ये बाकी फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए तो नेगेटिव है, बट चंबल के लिए थोड़ा यहाँ पर आपको पॉजिटिव एक्शन आते हुए दिख रहा है। अच्छी है इनके लिए सर, वही मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट एक तो अगर प्राइजेस यहाँ पर नहीं बढ़ने वाले हैं तो इनको ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो इनके एक्विजिशन है वो अलग तरीके से शायद इस पर काम करता है, और इसलिए यहाँ पर थोड़ा आप विपरीत एक्शन देख रहे हैं। बाकी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में दूसरा एक्शन हो। 20% के सर्किट पर चंबल फर्टिलाइजर अभी जाने की तैयारी में आपको दिख रहा है, तो ऑलमोस्ट सर्किट लेवल पर आ गया है। चार्ट्स पर तो अब राय लेने का फायदा नहीं होता सर, बट नजर रखिए, क्योंकि बाकी फर्टिलाइजर स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर नहीं है, चंबल फर्टिलाइजर के लिए डेफिनेटली आपको पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। तो 450 का लेवल चंबल फर्टिलाइजर टच करते हुए दिख रहा है। सुमित जी, वैसे तो अब सर्किट लगने की तैयारी में है, तो आज की तो बात नहीं करेंगे, बट कोई पोजिशनल व्यू चंबल फर्टिलाइजर पर? होल्ड करके चलना चाहिए। चंबल के अंदर बहुत बढ़िया एक अच्छा अपसाइड मूव आज देखने को मिल रहा है, और स्टॉक वैसे भी तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, और सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव ही देखने को मिल रहा है। तो 450 के ऊपर ये सस्टेन करता है, इसका मतलब ये स्टॉक आने वाले दिनों में 480 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। पोजीशंस होल्ड करें, डिप आएगा तब फ्रेश खरीदारी बनेगी, फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। ओके, तो यह है आपके लिए चंबल फर्टिलाइजर। एक फैक्टर जो यहाँ पर हो सकता है जिसकी वजह से आप थोड़ा एक्शन एनकाउंटर्स पर आ रहे हैं, कि यूरिया के दामों में बड़ा उछाल आते हुए दिखा है। चीन के यूरिया के दाम आज 6.5% ऊपर जाते हुए दिखे हैं, तो ये एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आप चंबल फर्टिलाइजर में तेजी देख रहे हैं। हम फिगर आउट करके बताएंगे आपको कि क्यों एग्जैक्टली चंबल फर्टिलाइजर इन पर्टिकुलर अब 20% के सर्किट पर आपको आते हुए दिख रहा है। बट नजर रखिए, बाकी फर्टिलाइजर्स की थोड़ी नेगेटिव चाल आती हुई दिख रही है सरकार के अनाउंसमेंट के बाद सब्सिडीज को लेकर, बट चंबल फर्टिलाइजर आज आपको बड़ी तेजी दिखा रहा है। तो ये एक स्पेस है जहां पर फोकस बनाना चाहिए। फोकस बनाइए बिरला सॉफ्ट पर, क्योंकि लगातार ये काउंटर फोकस में रहा ही है और अब वायदा कारोबार का हिस्सा भी होने वाला है। आज भी आप देख रहे हैं कि करीब 2% की तेजी बिरला सॉफ्ट में बनी हुई है। बंसल जी, बिरला सॉफ्ट की चार्ट पर राय दें सर। देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट इस स्टॉक को मैंने और कुणाल जी ने 10 की कमाई पे भी रिकमेंड करा हुआ है, और टेक्निकली बढ़िया पैटर्न है। कप एंड हैंडल पैटर्न, कंटिन्यूअस राउंडिंग बॉटम्स बन रहे हैं, ऊपर जाता है फिर एक नीचे में बॉटम बना के चलता है। तो जिनके पास है दीपांशु, होल्ड करें। करेक्शन पर 415 418 के प्राइस मिलते हैं, तो वो अच्छे स्तर हैं। उन स्तरों पर एंट्री करके बाय एंड होल्ड करना चाहिए। री रेटिंग की एक बड़ी री रेटिंग की संभावना है, यहाँ पर बड़ी री रेटिंग की संभावना है बिरला सॉफ्ट पर। नजर रखिए, अगली सीरीज से तो वायदा कारोबार का हिस्सा भी होगा। पर तैयार है अनिल जी की तरफ से एक बेहतरीन कॉल, बिगुल कल के 2000। जी सर। दीप, खरीदारी करने की राय है। खरीदारी करने की राय है यूको बैंक में, और 14 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 13.5 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस, 15 और 16 के 2 छोटे टारगेट। उसकी वजह ये, वैसे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा देख रहा था, लेकिन क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से रिकमेंड हो चुका है, तो फिर मैंने सोचा अब और दूसरा कौन सा बैंक है जिससे फायदा हो सकता है। और ये बताया जा रहा है कि जो एयर इंडिया का आज जो डाइवेस्टमेंट होने की तैयारी है, उसमें कई सारे बैंक्स का एक्सपोजर है। सबसे ज्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा का है, 75,000 करोड़ का, वो हो ही चुका है। दूसरा पीएनबी है, लेकिन पीएनबी बैन में, तो मैंने कहा उसमें उसको देके फायदा नहीं, लेकिन किसी को डिलीवरी लेना है तो डिलीवरी भी ले सकते हैं। और यूको बैंक 21,000 करोड़ का इनका एक्सपोजर है, 1.8% इनकी लोन बुक का हिस्सा है, तो यानी कि लगभग 0.2% इनका हिस्सा बन जाता है। एक और स्टॉक है पंजाब एंड सिंध बैंक, जहां 2.5% इनकी लोन बुक का हिस्सा है, 15,000 करोड़ रुपए इनका एक्सपोजर है। तो ये सारे स्टॉक्स वो हैं
जिनके लिए ये फायदे की बात हो सकती है, तो जो इनके जो पैसे अटके हुए हैं आगे पीछे धीमे धीमे आएंगे। हालांकि सरकारी कंपनी तो ये तो होगा नहीं कि वो इसको क्या कहें कि ये करे राइट ऑफ या एनपीए, लेकिन रिकवरी होती हुई दिखेगी आगे पीछे, तो वो फायदा होगा। आई थिंक पार्ट ऑफ द डेट ट्रांसफर होगा। अब देखें एग्जैक्ट डील क्या निकल कर आती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ तो ऐसा होगा ही कि बैंकों का पैसा डूबेगा नहीं। आई थिंक पहला टारगेट तो हिट ही हो गया। ओह, तो मैंने जानबूझ के छोटे ही टारगेट दिए, 15 और 16 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय। 16 के लिए होल्ड बिल्कुल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस आप खींच कर थोड़ा ऊपर 14 रुपए पर ले आए, ज्यादा बढ़िया है। ओके, अच्छा सर, ये समझ में आ रहा है थोड़ा कोरिलेशन फर्टिलाइजर का। तो अगर डीएपी के दाम नहीं बढ़ेंगे और वहां पर आपको दाम बढ़ाने की मंजूरी नहीं है, तो यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स पर ज्यादा फोकस होगा। अच्छा, इसलिए ये चल रहे हैं। और प्लस चीन में भी यूरिया के दाम ऊपर गए हैं, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि सिलेक्ट फर्टिलाइजर स्टॉक्स जो हैं वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्यों कुछ गिर रहे हैं और कुछ चल रहे हैं। तो यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स जो हैं वहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा, तो उसकी डिमांड थोड़ी और बढ़ती हुई दिख सकती है, और इसलिए शायद आप देख रहे हैं कि बाजार में चंबल फर्टिलाइजर इन पर्टिकुलर एक्शन आपको ज्यादा दिखा रहा है इस समय। तो चलिए नजर रखिए उस पर जैसे अनिल जी बोल रहे थे, एयर इंडिया डाइवेस्टमेंट पर आज आपको फाइनल डिटेल्स आती हुई दिख सकती हैं। कौन बिडर है, किसको अब एयरलाइन बेची जाएगी, और इसके चलते चलते जो एयर इंडिया के लेंडर्स हैं वहां पर रखना है आपको फोकस रखना है एसआरएफ पर, क्योंकि 12,000 के टारगेट की जो वागले साहब बात कर रहे थे वो अचीव भी होते हुए दिखा है, और 12,000 के लेवल के करीब ही एसआरएफ ट्रेड कर रहा है। वागले साहब, अब क्या करना है एसआरएफ में? 12,000 का टारगेट तो हिट हो गया है, नेक्स्ट मूव क्या है इसकी? वैसे वीकनेस तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप डे ट्रेडर हो या 1-2 दिन के शॉर्ट टर्म व्यू से लिया है तो एक बार बुक कर लीजिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है। हाँ, अगर आप नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे तो 12,280-300 तक के लेवल्स में देख रहा हूँ। उसके लिए मैं थोड़ी सी करेक्शन आती है 11,800-850 वो लेवल पे लूंगा। 11,700 के नीचे का स्टॉप लॉस और 12,300 तक की मैं अपसाइड देख रहा हूँ। ओके, तो 12,300 तक की अपसाइड आपको एसआरएफ में आती हुई दिख सकती है, नजर रखिए इस पर। इस बीच जो हम देख रहे थे आईईएक्स में एक बड़ा एक्शन आते हुए दिखा है, और जो पावर के रिफॉर्म्स में एक और बड़ा डेवलपमेंट आज हुआ है, उसकी थोड़ी डिटेल्स जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ है आज? डेफिनेटली दीप, तो देखिए बेसिकली हुआ ये है कि MBED यानी कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच जो है उसका फेज 1 जो है उसको लागू करने के लिए सरकार ने अप्रूवल दिया है। अब ये फेज 1 कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2022 से फेज 1 लागू होगा। इसके काफ़ी सारे फायदे हैं, कंपनियों को भी फायदे हैं, IEX जैसी कंपनीज को भी फायदे हैं, NTPC जैसी कंपनी को भी फायदे हैं, और जो ग्राहक है उनको भी फायदा मिलेगा। तो बेसिकली होता क्या था, मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाता हूँ। एक डिस्कॉम कंपनी जो होती है वो बेसिकली किसी भी पावर कंपनी से एक PPA साइन करती है पावर परचेस करने के लिए, है ना। जब वो पावर परचेस का एग्रीमेंट साइन होता है तो एक दाम होता है और तय पावर होता है जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पावर की जो डिमांड है वो एकाएक शूट अप हो जाती है, और उसके चलते होता है कि काफ़ी समय आप देखते हैं कि पावर कट्स काफ़ी जगह पे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना पावर सप्लाई करने के लिए पावर है नहीं। लेकिन साथ ही साथ अब ये इसलिए होता है क्योंकि डिस्कॉम्स जो है वो खासकर अगर आप देखेंगे तो जो स्टेट पावर कंपनीज है उनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया होता है, तो उसके बाहर ये जाती नहीं है ज़्यादातर। इसके साथ होता ये भी है कि जो पावर कंपनीज है, फॉर एग्जांपल NTPC जैसे पावर कंपनी है, उनका किसी और पावर प्लांट में कुछ अतिरिक्त पावर बचा है लेकिन वो बेच नहीं सकती क्योंकि जिसके साथ PPA किया है वो तो दूसरे स्टेट में है। तो इस तरह की क्राइसिस सिचुएशन जो है वो वापस समझाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आप बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अनिल जी, एक डिस्कॉम स्टेट की, ठीक है, मतलब स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ठीक है ना। हाँ। उसने किसी पावर कंपनी, फॉर एग्जांपल MSEB, उसने किसी पावर कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जैसे टाटा पावर, ये तो प्राइवेट होगी लेकिन सरकारी कंपनी, सरकारी पावर कंपनी, सरकारी कंपनी के साथ उसने अगर एग्रीमेंट साइन किया, आपको यहाँ से इतना पावर खरीदेंगे हम, इस प्लांट से इतना PPA हमने किया है, यहाँ बेसिकली प्लांट बेस्ड होता है। जैसे NTPC और MSEB के बीच में टाई अप हो गया, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है कि NTPC से महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इतना पावर खरीदेगी, फलाने प्लांट से खरीदा जाएगा, ठीक है। अब NTPC के तो पूरे इंडिया में प्लांट है, बराबर, ठीक है। तो अब महाराष्ट्र के प्लांट में समझो उन्होंने PPA साइन किया है और अचानक एकाएक डिमांड बढ़ गई महाराष्ट्र में, ठीक है। तो अब आप मुंबई में तो दे दोगे इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन किसी वसई विरार में जाके आप पावर कट कर दोगे क्योंकि आपके पास देने के लिए पावर नहीं है उतना, क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ गई है। तो एट दिस टाइम आप क्या करोगे? लेकिन किसी NTPC का समझिए कि हिमाचल प्रदेश में कोई प्लांट है, वहां पे आपके पास एक्सेस पावर है, लेकिन आप यहाँ पे PPA साइन किया नहीं आपने, तो आप तो यहाँ दे नहीं सकते, और आप एक्सचेंज पे देते नहीं हो, IEX जैसे एक्सचेंज पे क्यों नहीं देते?
ये प्राइवेट कंपनीज करती है मेरे ख्याल से एक्सचेंज अच्छा। पे, सरकारी कंपनियां नहीं करती है ट्रेडिंग अच्छा। इसके लिए। तो अब इस मैकेनिज्म के तौर पे क्या होगा मालूम है क्या, कि जैसे कि अगर मैं एक एनटीपीसी हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास अतिरिक्त पावर है, तो मैं आज जाके उस एक्सचेंज पे बता दूंगा कि मेरे पास ये अतिरिक्त पावर है, कल मैं इसको इस भाव पे बेचने वाला हूँ। और अगर कोई डिस्कॉम है, उसको पता है कि हाँ मुझे कल जाके इतनी डिमांड आने वाली है, मेरी आज ही मेरे पास इतनी डिमांड है और कल मेरे पास पावर की शॉर्टेज होगी, तो मैं उस एक्सचेंज पे जाके पावर खरीद लूंगा। अच्छा, तो ये मैकेनिज्म है। अच्छा, तो किसी भी राज्य की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पावर की जरूरत है, वो जाकर IEX के प्लेटफॉर्म पर जाकर खरीद पाएगी। हाँ, तो इसके चलते जो ओवरऑल पावर की ट्रेडिंग है ना, एक तो वो बड़ी अच्छा, वॉल्यूम इसमें दोनों होंगे, सरकारी प्लेयर भी और प्राइवेट प्लेयर्स भी। कैसे IEX पे तो अनिल जी वैसे ही सब प्राइवेट प्लेयर्स तो है ही, तो इसमें अब सरकारी प्लेयर्स भी है। अच्छा, और खरीदने वाले भी सब होंगे, किसी कंपनी को चाहिए पावर वो भी ले सकता है, वो भी ले सकते हैं। तो अच्छा। बेसिकली ये है कि वो जो वन नेशन वन ग्रिड वन प्राइस के तहत बढ़ना चाहते थे ना नेशन, ये उसके तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और इसके चलते ना अब आपके पास ज़्यादातर गुंजाइश होगी पावर कट्स की, जिसके पास अतिरिक्त पावर है उसके पास पावर की लॉस नहीं होगा उनको। और इसके चलते कहीं ना कहीं माना ये जा रहा है कि जो ओवरऑल पावर की कॉस्ट है वो कम होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपकी उपलब्धता जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दिस इज द होल मैकेनिज्म जिसका फायदा होगा। सो बेसिकली आपको एक IEX का प्लेटफॉर्म मिल गया, वहां पर आकर आप आराम से पावर खरीदिए बेचिए। राइट। बेसिकली क्या होता है ना सर, पावर का जो ये सारे अग्रीमेंट्स होते हैं स्पेशली डिस्कॉम्स के, वो स्टेट लेवल पर किए जाते हैं। अब क्या हो रहा है, एक सेंट्रल पूल बनाया जा रहा है। ठीक है, सेंट्रल पूल के तहत क्या होगा कि जो कंपनी सबसे सस्ती पावर बनाती है और बेच रही है, वो उस सेंट्रल पूल के जरिए आपको सबसे पहले एलोकेट हो पाएगी। तो IEX पर क्या होता है, एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है उनका डे अहेड मार्केट, यानी कि कल अगर मुझे चाहिए तो आज मैं डिमांड प्लेस कर देता हूं। वो अच्छा। सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम्स उनके होते हैं वो डे अहेड मार्केट में होते अच्छा। हैं। और इससे वो डे अहेड मार्केट में, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सारी पावर का पूल अवेलेबल है, कौन सा सबसे सस्ता आ रहा है, कहां से आ रहा है, वो ग्रिड कनेक्टिविटी वैसी हो जाएगी उनकी। तो उसके चलते चलते आप उस पूल से पावर खरीद पाएंगे सबसे सस्ते दाम में। तो डिस्कॉम को ना ही जब भी एक्सेस पावर चाहिए वो अवेलेबल होगा, बट सबसे सस्ते दाम में अवेलेबल होगा उस समय। तो उनकी कॉस्ट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अभी अगर आप स्पॉट मार्केट में लेने जाते हैं तो हायर प्राइसेस पर आप लेते हैं, क्योंकि एक सेंट्रल पूल नहीं है, जो भी पावर प्रोड्यूसर उस समय में बेच रहा है उसी पर ले रहे हैं। पर अगर सारे सोर्सेज आपके सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे तो सबसे सस्ती जो पावर आपको उस समय मिल रही है वो खरीदने का आपके पास ऑप्शन होगा। तो इसलिए जो रिन्यूएबल पावर कंपनीज हैं उनके लिए भी फायदा है, क्योंकि सोलर पावर के दाम इस समय इतने सस्ते हैं, तो उनकी भी जो पावर बेचने की क्षमता है वो बढ़ेगी, क्योंकि उनकी ऑलरेडी सस्ती पावर है। और डिस्कॉम्स को फायदा होगा क्योंकि वो सस्ते रेट में बढ़ा पाएंगे। तो ओवरऑल जो उनकी वर्किंग कैपिटल सिचुएशन है वो भी काफी इंप्रूव होती हुई दिखेगी। तो बेसिकली सबके लिए विन विन है, सबके लिए विन-विन है। हाँ, और स्टार्टिंग में सिर्फ जो NTPC है उसके पावर प्लांट्स को इसके तहत लाया जाएगा फेज 1 में, उसके बाद आगे जाके बाकी जो कंपनीज है उनके पावर प्लांट्स को लाया जाएगा। खबर समझने का एक फायदा हुआ है बिगुल आज के कल के 2000 बिल्कुल सर। चलते हैं अनिल जी के पास, बिगुल कल के 2000। जी सर। IEX लेकिन अब चूंकि बढ़ा हुआ है और अब समझ में आया कि स्टॉक क्यों भागा इतना तेजी से। 2 दिन में 2 अच्छी खबरें आई है इसके लिए। आपको खरीदना है 720 रुपए वाला कॉल ऑप्शन, फ्यूचर्स मत लीजिए, फ्यूचर्स भागा हुआ है 7-8%। 720 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए, 29-30 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है इस वक्त, और 20 रुपए के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है, 29 से 30 रुपए के आसपास लीजिए, 20 का स्टॉप लॉस लगाइए, 40, 50 और 70 3 टारगेट, 40, 50, 70, 720 रुपए वाला, 700 वाला नहीं, 720 रुपए वाला, थोड़ा दूर वाला कॉल ऑप्शन दे रहा हूँ। और क्यों दे रहा हूँ दीप, इससे तो जो ये वॉल्यूम है ना गजब का बढ़ेगा, इसका 15 से 20 गुना वॉल्यूम बढ़ जाएगा जो स्पॉट में वॉल्यूम है उसके मुकाबले में फ्यूचर्स में। क्योंकि अगर सपोज मैंने बुक किया और बुक करने के बाद मैं कभी कभी टेंटेटिवली भी बुक कर सकता हूँ, मुझे लगता है पावर की जरूरत होगी, बुक कर लिया, पता चला पावर के दाम बहुत तेजी से बढ़ गए, तो हो सकता है मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो जो ट्रेड होंगे, जो लिक्विडिटी आएगी, जो वॉल्यूम होगा, गजब का होगा। तो एक कल खबर आई थी IEX के लिए, MCX पे फ्यूचर्स उनके ट्रेड, और उसमें भी IEX को फायदा ये कि वो ट्रेड फ्यूचर्स होंगे, MCX पे होंगे, लेकिन सेटलमेंट IEX पे होगा स्पोर्ट का। तो MCX का रोल भी है, ऐसा नहीं कि खाली MCX के लिए तो बड़े फायदे की बात है कि उनके लिए ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म बना, उनके लिए वॉल्यूम बना, लोगों को लगता भी कि MCX का पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए कल हम MCX पे फोकस भी ज़्यादा कर रहे थे IEX के मुकाबले में। IEX कल 645 पर चल रहा था उस वक्त, MCX देखिए वहाँ से 200 रुपये बढ़ गया है। सो MCX कल फोकस करना वहाँ ठीक रहा, लेकिन अब IEX के लिए भी वो पॉजिटिव है। क्यों? एक
जो भी ट्रेड होंगे फ्यूचर्स के, अगर वहां पर डिलीवरी लेनी देनी है तो वो सेटल आईएक्स के थ्रू होगा। स्पोर्ट तो इन्हीं को करना है, स्पॉट तो इन्हीं को करना है, बराबर है। और अब भी जब ये वाली खबर आ रही है, मुझे लगता है ये स्टॉक की एक बार इसको और अच्छे से समझिए, इस पर रिसर्च कीजिए। मुझे लगता है जो जितनी मैं आपसे बात करके समझ रहा हूँ, ये कहानी जो है ना, इस स्टॉक की री रेटिंग कर सकती है। हो सकता है अगर ये कहानी जो मैं अभी शुरुआत में सोच पा रहा हूँ, अगर वाकई में वैसी होती है तो स्टॉक यहाँ से 50% बढ़ सकता है आराम से। ये ठीक वैसा मूव दे सकता है जैसा बीएसई या फिर आपका एमसीएक्स वगैरह था। इसको और अच्छे से समझनी होगी, एक बार और समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कहीं कोई बढ़िया ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आए या जो वरुण जो पावर सेक्टर ट्रैक करने वाले अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करिए। मुझे लगता है गेम चेंजर हो सकता है आईएक्स के लिए। बिल्कुल सर। इसके साथ और एक मेरे ख्याल से पीटीसी इंडिया, इसका भी एक प्लेटफॉर्म है अच्छा, जो कि एनर्जी एक्सचेंज में है, तो उसको भी एक, हाँ वो तो है ना बीएससी के साथ में, हाँ बीएससी के साथ में ये खोल रहे हैं, बीएससी के साथ खोल रहे हैं, बट ऑलरेडी एक छोटे बेस पर ये करते हैं, छोटे बेस पर कर रहे हैं, तो हाँ नेचुरली उनके लिए, बट जो मेन लीडर है, मेजर प्लेयर तो यही है, इस पे फोकस। चलिए बढ़िया, लिंक में बड़ी अच्छी नॉलेज बढ़ाई आज हमारे। आईएक्स किसके लिस्ट में था खरीदारी की? कोई सिद्धार्थ जी के, तो सिद्धार्थ जी तो अभी सुबह वाले शो में था, अभी है नहीं, तो आईएक्स पे किसकी राय ली जाए? जरा सुमित जी चार्ट देखिए। अनिल जी, आईएक्स में कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन होल्ड करें, और आपने ऑप्शन का कॉल भी अच्छा दे दिया है। ये मेरे को लग रहा है कि मंडे को टारगेट्स मिल जाने चाहिए। जिस तरह का कैंडल फॉर्म हुआ है, ये स्टॉक ऊपर में 725 750 ये इमीडिएट लेवल्स दिखाएगा। ये शॉर्ट टर्म के टारगेट है, 800 प्लस के लेवल भी आईएक्स में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करके चले, यहाँ से अभी और अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। और अनिल जी, बिगुल भी ओके, तो बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सर। अभी जब आईएक्स की आप लोग की बात चल रही थी, तब मेरे रडार पे ये स्टॉक आया, पीटीसी 124 का अभी भाव है। ये स्टॉक हमने पहले भी रेकमेंड किया था दीपांशु, 101 या 102 के आसपास, जो सेम डे 110 से 115 का मूव दिखा दिया। अब ये स्टॉक में वापस से ब्रेकआउट आ रहा है, रिसेंट के हाई ब्रेक हो चुके हैं, और पीटीसी यहां से एक अच्छा ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 119 रुपए का नीचे में इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, 119 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। पीटीसी में मेरे को लग रहा है यहाँ से ऊपर में 132 रुपए का पहला टारगेट बनेगा और 140 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। अगले हफ्ते में ये स्टॉक यहाँ से एक आउट परफॉर्म दिखाना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग आवर्स में ये डे हाई के आसपास क्लोजिंग दे रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 132 140 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदारी करें पीटीसी। ओके, 132 140 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। एक क्विक बिगुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मैं बीटीएसटी के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ही जाना चाहूंगा। पैटर्न एकदम क्लियर है, क्लोजिंग हाईएस्ट पॉइंट पे हो रहा है, 8850-60 के आसपास का करंट भाव है। मुझे यहाँ से भी 5 रुपए ऊपर, 4.5-5 रुपए ऊपर दिख रहे हैं। आपका स्टॉप लॉस 8650 का होना चाहिए, तो रिस्क 2 रुपए होगी। 5 रुपए का टारगेट, 93 का टारगेट आपको मंडे को मिलना चाहिए। है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, जिस पर है भरोसा। आइए अब एक बिगुल अनिल जी के लिए और मार्केट स्ट्रैटेजी आज की क्लोजिंग से पहले। थोड़े वॉलेटाइल बट एकदम रेंज में है। डाउ फ्यूचर सर रिकवर होकर एकदम सपाट, नैस्डैक फ्यूचर्स भी रिकवर होकर एकदम सपाट। यूरोप में आप देख रहे हैं करीब 0.5% की गिरावट है। कच्चे तेल में आज फिर से एक्शन है, $83 के करीब ट्रेड कर रहा है। गोल्ड में भी थोड़ा एक्शन है और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 1.6% पर है। 17,900 के आसपास बंद हो रहे हैं। दीप जो बंद हो रहे हैं वो लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है जी। 17,855 की अब तक बेस्ट क्लोजिंग मिली। लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग पर आप बंद हो रहे हैं। 37,800 के आसपास निफ्टी पर बंद हो रहे हैं, तो मंदी तो है नहीं। लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें, 17,700 के पुट ऑप्शन से हेज करें, 37,500 के पुट ऑप्शन से हेज करें, लॉन्ग बनाए रखें। और अगर आपको कॉल बेचने में ज़्यादा मजा आता है तो 37,800 है ना, तो बैंक निफ्टी पर आप 38,200 का कॉल बेच सकते हैं और निफ्टी पर 18,000 का बेच सकते हैं, अगर बेचना ही है तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। जिनकी शॉर्ट है वो भी होल्ड करें, क्योंकि रेंज के ऊपरी सिरे पर है, आपको एक दिन और इंतजार करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग बेसिस पे जिसको स्टॉप लॉस रखना है उनके लिए 17,850 के ऊपर की क्लोजिंग पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। बैंक निफ्टी पर 37,850 का हमने क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस दिया था शॉर्ट सेलर्स के लिए, वो ट्रिगर नहीं होता है, आप अपनी शॉर्ट होल्ड कर सकते हैं बैंक निफ्टी पर। निफ्टी पर शॉर्ट पोजीशन काटने का वक्त है क्लोजिंग बेसिस पर, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो।
शॉर्ट पोजीशन काटने का। हाँ, लॉन्ग इंट्राडे वालों के लिए, क्योंकि उनका 18,000 नहीं आया है। करेक्ट, दोनों के लिए अलग अलग स्टॉप लॉस था। तो अगर आप डिसिप्लिन के तौर पर काटना चाहें या फिर चाहें तो एक दिन और इंतजार कर लें। अब अगर एक दिन और इंतजार करें तो फिर सोमवार को 18,000 के पार निकले तो फिर जरूर काट लीजिएगा। हाँ, मतलब डिसिप्लिन कहीं कहीं तो रखना ही पड़ेगा आपको। करेक्ट सर, ठीक है। चलिए, ये है आपके लिए राय मार्केट्स पर। बैन से बेनिफिट आशीष बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बता दीजिए क्या अपडेट्स हैं। 5 स्टॉक्स ऑलरेडी बैन में है। दीपांशु, जो बैन में है वो तो बैन में बने ही रहेंगे, लेकिन 2 स्टॉक ऐसे जिनकी एंट्री होने जा रही है। सबसे पहले नाम आता है IRCTC, यहाँ पर 110% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, और दूसरा नाम है सन टीवी, यहाँ पर 103% है। तो दोनों स्टॉक की जो एंट्री होगी, तो बाहर कोई नहीं होगा और ये दो एंटर कर जाएंगे। चलिए, तो फाइनली IRCTC भी एंट्री के लिए है तैयार। पर इस हफ्ते जबरदस्त रैली इस काउंटर में देखिए, बल्कि पिछले 2 दिनों में IRCTC का एक्शन और भी काफी भरपूर रहा है। ऐतिहासिक दिन बाजार के लिए, नई रिकॉर्ड क्लोजिंग की तरफ हम आते हुए दिख रहे हैं। आइए देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स का रहा है कंट्रीब्यूशन। रिलायंस इंडस्ट्रीज 4% ऊपर आज के ट्रेड में। तो निफ्टी की ये जो बड़ी गेन आ रही है 100 पॉइंट्स की, उसमें एक बहुत ही बड़ा रोल रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी आपको आते हुए दिखा है। विप्रो, इन्फोसिस, HCL टेक और TCS, यहां पर भी आपने दमदार खरीदारी देखी, और TCS के नतीजे बाजार बंद होने के बाद 2 स्टॉक सर्किट पर FNO में, डिक्सन और IEX अभी ये अभी के नए खिलाड़ी तो कमाल ही कर रहे हैं भाई, जबरदस्त। हाँ? गजब एक्शन होता हुआ दिख रहा है इन स्टॉक में, जबरदस्त। आपकी आई थिंक IEX की कॉल के बाद वो समझा, जब लोगों ने वो करेक्शन बनाया। नहीं वो दिख रहा है, मैं तो खुद वरुण से समझाऊं ढंग से दिख रहा है उसमें। तो बढ़िया मूव डिक्सन टेक, IEX दोनों पर। इंडिया मार्ट, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, और एक मूव आती हुई 6.5% ऊपर। परसिस्टेंट सिस्टम्स पूरे दिन एक्टिव रहा है, 6% ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा, हमारे सभी एक्सपर्ट्स की राय, 6% ऊपर। आज देखते हैं एयर इंडिया के डाइवेस्टमेंट पर फाइनल एक्शन क्या आता है। MCX इस हफ्ते का स्टार, 5.5% की तेजी सिर्फ आज ही के सेशन में आपको दिख रही है। बंधन, पॉलीकैब, माइंट्री, अनिल जी ने 4,450 के टारगेट्स दिए हैं। 4,450 के लेवल्स पर ये स्टॉक क्लोज होने के लिए है तैयार। इसके अलावा इंडियन होटल, सिटी यूनियन बैंक, कोफोर्ज, BHEL, L&T इन्फोटेक, SRF, भारत फोर्ज, अपोलो टायर्स और IRCTC आज के कुछ और विनर्स। गिरावट हुई है पिरामल एंटरप्राइजेज में, खबरों के बाद मुनाफा वसूली 5.5% नीचे। गोदरेज प्रॉपर्टीज मुनाफा वसूली, ICICI प्रू, मैक्स फाइनेंशियल, चोला इन्वेस्टमेंट, ओबरॉय रियल्टी, मुथूट फाइनेंस, हैवेल्स, गुजरात गैस और DLF कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। कैश काफी ज्यादा एक्शन, चंबल फर्टिलाइजर 20% के सर्किट पर क्लोज होते हुए। इसके अलावा आपने देखा मूव आती हुई थी थर्मैक्स 3.5% ऊपर। गुजरात पीपावाव में थी खरीदारी। सनोफी इंडिया, एम्फोसिस, यहाँ पर भी अच्छा एक्शन। JSPL अच्छी खरीदारी दिखाता हुआ। सीएट, JK टायर्स एंड में यहाँ पर भी थोड़ी खरीदारी रही। तो अनिल जी, ओवरऑल बढ़िया एक्शन। 17,900 के ऊपर प्रोविजनल क्लोजिंग आती हुई दिख रही है सर। 37,830 पर बैंक निफ्टी और 60,000 के ऊपर सेंसेक्स की प्रोविजन। मजे करो और क्या है, फर्स्ट क्लास। फ्राइडे को ऐसी फीलिंग आए तो और क्या चाहिए। ऐसे टाइम पे मैं अगर आपको सैटरडे संडे भी बुला लूं तो आप मना नहीं करेंगे काम करने, है ना। मतलब आपके भी कोई ऐसी कमोडिटीज है इस तरह का प्रदर्शन करने वाली? बहुत सारी हैं सर। तो फिर तो आपको तो होली दिवाली के दिन भी आना चाहिए सैटरडे संडे के साथ। सर होली दिवाली दोनों दिन मार्केट कमोडिटी का खुला रहता है शाम का। होली के दिन भी शाम का इवनिंग ट्रेड। कभी मोर्चा वोर्चा निकालो, बगावत कर दो आप एकदम। खैर क्या आप करोगे, हमारे सैटरडे को भी ट्रेडिंग होती थी, हमने एक बार बगावत किया था तो सैटरडे को भी बंद है ट्रेडिंग। हाँ, नहीं यार, देखो आखिर होना तो चाहिए थोड़ा तो वर्क लाइफ बैलेंस। एक्सचेंज वालों को भी जरूरत है, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ हमें जरूरत है, एक्सचेंज वालों को भी वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। ओके, आइए, एयर इंडिया आज बिकने की तैयारी में। पूरी संभावना है कि शाम 4 बजे इसकी घोषणा हो जाएगी, और इस बात की भी पूरी संभावना है कि टाटा ग्रुप एयर इंडिया को फिर से हासिल कर लेगा। शाम 5 बजे हम इस पर एक विशेष शो करने जा रहे हैं कि एयर इंडिया के विनिवेश के बाद क्या होगा, और इससे आपको एज ए कंज्यूमर क्या फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री में किस तरह के बदलाव आएंगे, टिकटें सस्ती होगी या महंगी, सर्विस बेहतर होगी या वैसी की वैसी रहेगी, खराब तो नहीं होगी, चिंता न करेगा टाटा है तो, कितनी बेहतर होगी यही सोचने वाली बात है। लेकिन बेहतर सर्विस के लिए क्या पैसे ज़्यादा देने होंगे, चुनौतियाँ क्या होंगी, और एयर इंडिया को मुनाफे में लाने के लिए टाटा को क्या क्या पापड़ बेलने होंगे। टाटा बाय बाय, ओके, टाटा बाय है, ओके, टाटा बाय एयर इंडिया। तो ये है आज का हमारा शाम का शो, 5 बजे का विशेष शो। 5:30 बजे मृत्युंजय आपको कमोडिटी का विशेष शो बताएंगे। झटका बड़ा लगा है कमोडिटी मार्केट पर, आज आपने सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन कवरेज मृत्युंजय के साथ देखिए कमोडिटी बाजार में। आज सुबह 11:30 बजे भी सेबी ने सरसों वायदा पर जो रोक लगाई है, इस वायदा पर रोक क्या जायज़ है, इससे क्या सरसों के दाम कम होंगे, और त्योहारी सीजन में सरसों के दाम कम होंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इस पर शाम 5:30 बजे का विशेष शो आपको देखना है।
और रात 8 बजे नवरात्रि पर हमारा विशेष शो। नवरात्रि के 9 दिनों में आप शक्ति के 9 अलग अलग रूपों की आराधना करते हैं और यही वो मौका है जब नारी शक्ति देश की आर्थिक शक्ति के तौर पर भी आत्मनिर्भर बन सकती है। आज हम माँ, बहन, बेटी, जीवन संगिनी को फाइनेंशियल प्लानिंग की देंगे टिप्स, कैसे जीवन के हर मोड़ पर वो खुद को अपने दम पर फैसले लेकर पैसों का इंतजाम कर सकती है और आर्थिक शक्ति बन सकती है। तो देखिएगा ज़रूर शाम 6:30 बजे नारी के निवेश की तैयारी। ये है हमारा नवरात्रि स्पेशल। हमारे साथ होंगे 2 खास मेहमान, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा जी और पूजा भिंडे जी। इनसे करेंगे बात और मुलाकात। इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी एयर इंडिया के विनिवेश पर आज आपको हम पूरी डिटेल स्टोरी बताएंगे। आज एयर इंडिया की घर वापसी हो सकती है, यानी कि टाटा ग्रुप को फिर से मिलेगी। आज रात 8 बजे में बताएंगे इससे जुड़ी हर एक खबर और शुरुआत से लेकर अंत तक। और दूसरी अहम कवर स्टोरी होगी ब्याज दरों को लेकर। आरबीआई ने ब्याज दरें तो नहीं बदली, लेकिन क्या आपने लोन लिया तो कुछ फर्क पड़ेगा? नया लोन लेने जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, बताएंगे आपको आसान भाषा में पूरा विश्लेषण। और साथ ही आज की हमारी कवर स्टोरी होगी महंगाई को लेकर। पेट्रोल के बाद डीजल भी 100 सर। और वैसे भी पेट्रोल डीजल में एक जमाना था जब बड़ा फर्क रहता था, अब तो उतना नहीं है। पेट्रोल के बाद डीजल, मैं तो डीजल ही भरवाता था। अब तक तो मैं थोड़ा खुश होता था कि अपना 100 के नीचे। वेलकम टू द क्लब सर। अब वो पहले वैसा हाल है कि जब बचपन में लाइट चली जाती थी तो हम पास वाले में जाके बाहर देखते थे, सबकी गई ना वो ठीक है। तो वैसा हाल अब वैसे ही लगेगा डीजल का। पेट्रोल वालों को आपको भी यही फीलिंग आएगी, अच्छा डीजल के भी बढ़ गए ना, ठीक है नहीं साथ में रोते हैं। पेट्रोल डीजल दोनों 100 रुपए है। चलो, तो बढ़ती हुई महंगाई से किस तरह से राहत मिलेगी, सरकार क्या कर सकती है, क्या है पूरा प्लान? तेल की महंगाई खा गई कमाई, ये है आज की विशेष पेशकश हमारी, देखिएगा जरूर आप आज शाम को। तो ये है इंडिया 360 डिग्री का पूरा प्लान। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, आशु सर, दिल्ली के हमारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुंबई वाले हमारे वागले साहब, सुमित जी भी हमारे साथ हैं, आप दोनों का भी शुक्रिया। पुणे से किरण जी का विशेष धन्यवाद क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। तो ये सारा का सारा एक्शन। और अब मुझे और दीप को इजाज़त देने का वक्त है। वीकेंड सेशन है, एंजॉय योर वीकेंड। और त्योहारों का सीजन है, धूमधाम से मनाइए। सोमवार को चुस्त दुरुस्त और फ्रेश और नए उत्साह और एनर्जी के साथ ज़रूर आइए।